आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की डायरेक्शन में पिछले कुछ लेट्स से 5 साल से आ चुके हो आप जी, मैंने प्रॉपरली। अपना जॉब 2019 में छोड़ के इसको एज़ अ फुल टाइम करियर बना रखा था एंड इसका बेसिस 2015 में सेट हो चुका था। ओके। ओके। 2015 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 2017 से आई बिकेम क्वाइट श्योर कि आई एम गोइंग टू मोस्ट लाइकली परस्यू दिस एज अ करियर एंड देन 2019 में आई फाइनली क्विट माय वर्किंग करियर एंड आई टुक दिस अप फुल टाइम। आई अच्छा। हैव बीन एम्प्लॉयड सिंस 2007। फेयर फेयर फेयर। तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर की डेफिनेशन बताइए एक बार कि आपको क्या लगता है व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इन योर टर्म्स। जी, माय डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशनल, मेरा डेफिनेशन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का है कि आपका डोमिनेंट इनकम सोर्स हैज़ टू बी फ्रॉम ट्रेडिंग एंड ओके। दिस हैज़ टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ 5 year पीरियड। अच्छा। अगर आपका डोमिनेंट इनकम सोर्स ट्रेडिंग नहीं है तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डोमिनेंट इनकम सोर्स रियल एस्टेट रेंट है तो आई एम अ रियल्टर। अगर मेरा डोमिनेंट इनकम सोर्स एक सोशल मीडिया चैनल है देन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आप ट्रेड कर सकते हैं। सो आप ट्रेडर हैं या नहीं वो आपके इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगा, और वो ओवर अ 5 year अगर हम इवेल्युएट करते हैं दैट इज़ बेटर। सो दैट्स, इसलिए मेरा डेफिनेशन रहा है कि डोमिनेंट इनकम सोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years मेक्स यू अ प्रोफेशनल ट्रेडर। Whereas everyone is a trader. Professional trader is a position that you have to earn after spending a lot of years in the market. एंड जो पीएनएल की आप बात कर रहे हो कि 5 साल के पीरियड्स में इट हैज़ टू प्रूव फ्रॉम दैट एंगल। अच्छा, Yes. 2019 में जब आपकी डोमिनेंट इनकम ट्रेडिंग से होने लग गई थी तो वॉज क्या वो इनकम इतनी हो गई थी पहले 1-2 सालों में ही जो कि आप उससे पहले कमा रहे थे? जी, 2019-20 और 2015 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, और 2022 तक मैंने कभी लॉस ही एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब 2015 के 6 महीने, जो फर्स्ट 6 months जो मैं मार्केट में था, दैट वाज द ओनली 6 months वेयर आई लॉस्ट मनी। But after that, right up till 2022, I never lost money in the market, and I did not know how it felt like losing money इसको in the इसको market. डिफाइन करो, लॉस्ट मनी मतलब क्या? क्या आपने कभी कोई I ट्रेड में never, लॉस I नहीं never, खाया I या never. मंथली ईयरली नहीं नहीं। कैसा? हाँ। देखिए, जब आपका टीम और हमारा डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने हीट मैप में देखा था कि आपके इतने सारे रेड्स हैं, हम्म। इतने ज़्यादा, बट आपका फिर भी ईयरली पीएनएल प्रॉफिटेबल है। सो तब मैंने आपके टीम मेंबर को बताया था मेरे सिस्टम का एक्यूरेसी सिर्फ 30% है, ओके। और एक 30% सिस्टम एक्यूरेसी का कैरेक्टरिस्टिक है टू शो मैनी कंजेक्यूटिव लॉसेज। सो मुझे लॉसेज जब होते हैं तो मुझे 8, 10, 15 लॉसेज एक साथ होते हैं, फेयर। एंड जब गेन्स होते हैं तो 4, 5, 6 गेन्स एक साथ होते हैं। बट जो डिस्टेंस है उन गेन्स का, दे आर फार ग्रेटर देन लॉसेज। एंड जब मैं उसको ईयर एंड में देखता हूँ, आई विल सी दैट फ्रॉम विच हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन रिकॉर्ड दैट सिंस 2017, क्योंकि जीरोडा का रिकॉर्ड वहाँ से अवेलेबल है, 2017 से लेके 2022 तक आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन जीरोडा, एंड 2015 से लेके द सेम पीरियड तक नेवर एक्सपीरियंस्ड अ फुल फाइनेंशियल ईयर लॉस इन ट्रेडिंग इन जनरल। 2015 में आपने शुरू किया, आई एम प्रिटी श्योर कि तब आपको नहीं पता था या लगता था कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। इट वाज प्रोबेबली बिल्कुल। समथिंग दैट जस्ट केम अवे, सामने से आ गया। आपने 2017 आप कह रहे हो बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड्स, पर आप उससे पहले भी प्रॉफिटेबल थे। बट ऐसा क्या क्या कर रहे थे? क्योंकि पहले दिन से सेटअप तो बना नहीं होगा, पहले तो गलतियाँ बिल्कुल की करेक्ट। होंगी, नुकसान तो खाया होगा। आई कॉन्ट रियली बिलीव दैट ऑब्जेक्टिवली कि पहले 6-8 जो आपने खुद बताया वैसे कि पहले 6-8 महीने कुछ लॉस हुआ है। सो क्या कर रहे थे जी उस टाइम पे? एंड देन व्हाट डिड ही चेंज्ड? जी, देखिए, मार्केट में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देर इज़ दिस 90-90-90 रूल which says that 90% of all F&O traders will lose 90% of their capital in the first 90 days. It's a rule. एंड मैं प्रिटी मच उस रूल के रेल्स में ही था। मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट करके 90,000 रुपये पहले 3 महीने के अंदर अंदर दे चुका था मैं मार्केट में, एंड 10,000 रुपये से लेके कम बैक करते 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 दैट 10,000 रुपीज़ इन 2015 continued right up till 2023, and that 10,000 rupees is responsible for the 35 plus Zerodha certificates and 6 consecutive years, 7 consecutive profitable years. Question is, what did I do in the process? And the answer is, I learned to be comfortable with giving away my gains. कि जब मैं ये पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ, आई इंटरनलाइज कि ये पोजीशन में लॉस हो सकता है और इस पोजीशन में इतना लॉस होगा, और मैं सिर्फ उस पर फोकस करता हूँ। एंड काफ़ी बार
पोजीशन लॉस में ही जाता है, बट मैंने उसको इतना क्लियरली विजुअलाइज कर लिया होता है कि जब वो लॉस होता है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आई एक्सपेक्टेड कि ये होगा। बट मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है जब एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होता है। एक बार वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होता है, देन माई बिहेवियर शिफ्ट्स टूवर्ड्स when am I going to add more positions in this single security? And once in a while, once in a month, once in a quarter, I will catch in. कोई एग्जांपल दीजिए, आई मीन थोड़ा प्रैक्टिकल बात करके ना अगर, तो दैट विल बी इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस। ट्रेडिंग के काफ़ी टाइप्स हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग, रेंज ट्रेडिंग, गैप ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, अ लॉट ऑफ टाइप्स। इन टाइप्स को काफ़ी कैटेगरीज में बांटे गए हैं, फर्दर सब कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। I am by definition a person who is a trend trader, and I have chosen trend trading for a reason कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब अपना पैसा मार्केट में लगाऊँ तो मुझे बार बार कुछ करना ना पड़े और मैं उस पोजीशन से आउट हो जाऊँ जब ट्रेंड बेंड हो जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन ये होता है कि एज अ ट्रेंड ट्रेडर हाउ डू आई शॉर्टलिस्ट माई स्टॉक्स, लाइक हाउ डू आई नो कि a पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज ट्रेंडिंग और नॉट। तो बहुत सिंपल है, मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में से वीकली में एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं ADX या DMI जैसा इंडिकेटर लगा दूंगा। उसमें सर्टेन क्राइटेरिया जब मीट होते हैं तो मैं सिक्योरिटी को या तो बुलिश ट्रेंडिंग या बेरिश ट्रेंडिंग में कैटेगराइज कर दूंगा। ये क्या क्या वो सर्टेन क्राइटेरिया क्या है जो मैच होते हैं? जी देखिए, अगर ADX का वैल्यू, ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर है, अगर उसका वैल्यू 25 के ऊपर होता है तो आई विल मार्केट एज ट्रेंड। अगर उसका वैल्यू 24.99 भी होता है आई विल मार्केट एज नो ट्रेंड। ओके तो एक सिक्योरिटी या तो ट्रेंड में होगा या नो ट्रेंड में होगा। अगर वो नो ट्रेंड में होता है तो उसको दुनिया बड़े अलग नामों से जानती है। फॉर एग्जांपल उसे हम बोलते हैं पैटर्न्स, उसे हम बोलते हैं रेंजेस। सो बेसिकली व्हेन अ सिक्योरिटी इज क्रिएटिंग कंसिस्टेंट हाइज एंड लोज हम बोलेंगे कि इट इज़ इन अ ट्रेंड। बट व्हेन अ सिक्योरिटी इज क्रिएटिंग इनकंसिस्टेंट हाइज एंड लोज तो हम बोलेंगे इट इज़ इन अ रेंज। कुछ रेंजेस पैटर्न बना लेती हैं और जो पैटर्न बनाती हैं उन पे थ्योरी है तो ट्रेडर्स उनको ट्रेड करते हैं। जब मैं एक पैटर्न देखता हूँ मैं उसे अवॉइड करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ रेंज ट्रेडर। आई नीड टू सी क्लियर हाइज एंड क्लियर लोज। द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट टाइम फ्रेम। तो मेरा ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम वीकली या मंथली होता है कि मैं मंथली और वीकली चार्ट्स में ट्रेंड एस्टैब्लिश करता हूँ बाय यूजिंग दिस ADX DMI इंडिकेटर वेयर द वैल्यू मस्ट बी अबव 25 फॉर अ सिक्योरिटी टू बी इवन कंसिडर्ड इन द वॉच लिस्ट। ओके नो लेट अस से फॉर एग्जांपल हम कोई एक स्टॉक का नाम ले लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स ले लेते हैं। टाटा मोटर्स का ADX आपको 25 के ऊपर दिख गया मंथली में तो समझ लीजिए कि साहिल के वॉच लिस्ट में वो होगा ही होगा। फेयर। अगर मंथली में आपको वो दिख गया है टाटा स्टील, अगर टाटा मोटर्स अगर शॉर्ट लिस्ट हुआ है, अगर वीकली चार्ट में उसका ऑसिलेटर ओवरसोल्ड हो जाएगा, मतलब मंथली इज बुलिश बट वीकली में ओवरसोल्ड, Okay. you can be very certain that Sahil has become highly alert in he's getting ready to take position on the security. ओवरसोल्ड आप RSI के थ्रू करते हैं? RSI स्टॉक मैं स्टोकास्टिक यूज़ करता हूँ, बट आप RSI भी यूज़ कर सकते हैं, आप CCI यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल द सेम थिंग्स, दे आर ओनली डिफरेंस इज हाउ ऑफन डू यू वांट टू ट्रेड। अगर मुझे ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एक ही सिक्योरिटी में कम करना है तो मैं RSI यूज़ करूँगा। अगर मुझे ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एक ही सिक्योरिटी में ज़्यादा करना है तो मैं स्टोकास्टिक यूज़ करूँगा, क्योंकि स्टोकास्टिक इज स्लाइटली मोर सेंसिटिव देन RSI। RSI को 30 के नीचे जाने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू स्टोकास्टिक को 20 के नीचे जाने में। उनके फॉर्मूलाज वैसे। अच्छा ओके, उनके फॉर्मूलाज वैसे हैं। हाँ, उनका फॉर्मूलाज वैसा है। सो कॉन्सिक्वेंशली इफ अ ट्रेडर वांट्स टू ट्रेड अ लॉट ही विल चूज एन ऑसिलेटर विद अ लो सेटिंग, RSI 5, stochastic 5, 9. But if a trader has a very wide watch list and he wants to trade less in a single security but a lot in general, right, he will choose a RSI 14, RSI 21 because उनका watch list 200-250 stocks का होगा, तो उन्हें अल्ट्रा ओवरसोल्ड स्टॉक्स चाहिए बिकॉज ये सच अ वाइड वॉच लिस्ट और उसे हमने हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिख जाएगा। सो कमिंग बैक टू दैट, स्टेप 1 इज़ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मुझे बुलिश ट्रेंडिंग दिखना चाहिए। स्टेप 2 इज़ उससे एक टाइम फ्रेम नीचे मुझे वो ओवरसोल्ड दिखना चाहिए। फेयर। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में काउंटर ट्रेंड मूव आया है। अब मेरा बेट क्या है? मेरा बेट हाइपोथेसिस है दैट द प्राइस एक्शन विल रिवर्ट टू द लॉन्गर टाइम फ्रेम। जैसे ही मुझे वो वीकली में ओवरसोल्ड दिख जाएगा, यानी कि स्टोकास्टिक 20 आ गया है, RSI से 25 आ गया है, एंड मुझे डेली में एक बुलिश एनगल्फिंग दिख जाता है या बुलिश हरामी दिख जाता है और अगले दिन वो कंफर्म हो जाता है, दैट्स माई एंट्री।
फिर कैंडलस्टिक कन्फर्मेशंस में आई विल टेक अ पोजीशन विद अ कैंडलस्टिक स्टॉप लॉस. So on paper, it will look like I'm only trading a bullish Harami setup, or I'm only trading a morning star setup. But actually, it is a morning star setup on the daily of that stock which is trending bullish on the monthly. Fair. If the stock is not trending bullish on the monthly और वो morning star setup दे रहा है daily पे, I will not take up. I will ignore the morning star setup here. कुछ लोग क्या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, दैट दे लुक एट द पैटर्न फर्स्ट स्टॉक्स में एंड देन उसके ऊपर इंडिकेटर्स लगा के चेक करें. नहीं, आपका वी आर डिस्कसिंग एक ट्रेडिंग हाइपोथेसिस. ट्रेडिंग हाइपोथेसिस इज द इंटरनल डायलॉग जो आपका आपके माइंड में चल रहा है. सो अगर आपका इंटरनल डायलॉग है कि आई वांट टू ट्रेड ट्रेंडिंग सिक्योरिटीज़, तो आप इंडिकेटर्स उस हिसाब से लेंगे जो आपको ट्रेंड, उसका स्ट्रेंथ और वो कहाँ बेंड हो रहा है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. बट अगर आपका सेटअप है कि आई वॉन्ट टू ट्रेड आई ओनली वॉन्ट टू ट्रेड से फॉर एग्जाम्पल यूरो USD जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो कि बहुत टाइट रेंज में एक वेल एस्टेब्लिश्ड हिस्टोरिक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आपके जो सिस्टम सेटिंग्स होंगे वो अलग होंगे, बिकॉज दिस इज इट इज़ अनलाइकली टू ब्रेक आउट फ्रॉम हिस्टोरिक लेवल्स. सो आपके सिस्टम सेटिंग्स अलग होंगे. आई स्पेशलाइज in trading those securities, or I have chosen to specialize in trading those securities जिसको कोई भी देख के बोलेगा भाई दिस इज ट्रेंडिंग. और ये ट्रेंड जनरली आपके केस में योर ट्रेडिंग स्टाइल कितने समय तक रहता है, या ऐसा कोई आपके लिए अपर लिमिट नहीं है? आई हैव सीन, जब मैं बैक स्टडी करता हूँ, जब मैं जस्ट बैक टेस्ट करता हूँ, एंड आई वुड for at least 3 to 5 years, first 3 to 5 years, I have done all of my back testing manually, no systems. एक दिन का. I have seen trends last 10 years. Believe it or not, 10 years they last. It is just a question of identifying a system which will allow you to take a trade that is for such a duration. And आप जब इसे practically करने लगेंगे, आपको realize हो जाएगा it is extremely tough to ride a full trend and to maintain a large watch list. मतलब it's a cycle basically, you evolve into it. जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 5 मिनट और 15 मिनट में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता था कि 15 मिनट के चार्ट में बुलिश ट्रेंडिंग होगा तो 5 मिनट में ओवरसोल्ड होगा तो 1 मिनट में मैं बाय करूँगा. फिर जब मेरे पास, क्योंकि मैं सिर्फ निफ्टी करता था, फिर मेरे पास थोड़े और पैसे आए, फिर मैंने ये क्रूड ऑयल में अप्लाई कर दिया, फिर मैंने ये गोल्ड में अप्लाई कर दिया, फिर मैंने ये USD INR में अप्लाई कर दिया, फिर मेरे पास और पैसे आए, तो फिर मैं सोचा ये क्या बार बार आवरली चार्ट्स में ट्रेंड एनालाइज कर रहा हूँ, हर घंटे हर रोज़ यही काम. मैं बोला चलो डेली पे करेंगे, यही सिस्टम को स्लो कर देंगे. बट जब वो स्लो किया, आई रियलाइज ये बहुत स्लो हो गया है. फिर मुझे और सिक्योरिटीज़ ऐड करने पड़े, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहा. सो आज की डेट में मैं 750 स्टॉक्स जो निफ्टी 750 में उनका वॉच करता हूँ. मुझे 5 to 25 सेकेंड्स लगता है एक सिक्योरिटी देख के आइडेंटिफाई करने में कि क्या इसमें मैं पोजीशन लूँगा भी या नहीं. एंड अगर मैं उसका प्राइस एक्शन देखता हूँ तो मैं आपको ये देख के बोल सकता हूँ कि हाँ, इस सिक्योरिटी पे मुझे लॉस होता. मैं उस लॉस को अवॉइड ही नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइस एक्शन कंपेल करता है ये बिहेवियर मेरे से, एंड क्योंकि इवेंचुअली ये प्ले आउट हुआ था, मुझे लॉस ही होता. एंड आप मेरे से पूछते ये जानते हुए कि आपको लॉस होता, क्या आप ये ट्रेड लेते? आंसर होता 100% yes. 100% yes. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस वुड बी कि व्हाई? Yes, because it's a system. You are a custodian of a system. आपका काम है, अगर मैंने अपना एंट्री 15 डे मूविंग एवरेज पे और एग्जिट 30 डे मूविंग एवरेज पे कर रखा है फॉर एग्जांपल, तो जब 15 डे मूविंग एवरेज पे बाय कॉल देगा मार्केट, आपको खरीदना ही पड़ेगा. एंड जब 30 डे मूविंग एवरेज तक वो स्टॉक अगर पहुंचता है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा. देर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. एक बार एक ट्रेडर डिसाइड कर लेता है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू इन द मार्केट, ही हैज़ टू डू इट इन द मार्केट, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मिसिंग दैट वन ट्रेड विच माइट बी अ ह्यूज विनर, and that huge winner is going to come under extreme confusing circumstances, unclear circumstances में ही आपका विनर आने वाला है. उसमें अगर आप बैकआउट हो जाते हैं तो you will end up moving critical moves like Reliance from 900 to 2200 or something like that. You will end up moving critical moves which will actually define your trading career. नहीं, मेरे को थोड़ा इस चीज़ को आप डायरेक्शन बहुत अच्छी चले गए हैं, लेकिन थोड़ा पीछे लेके आना चाहता हूँ मैं कि आपका सेटअप आपको कंफर्म कर रहा है, लेकिन आपका प्राइस एक्शन के बेस पे आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि दिस इज़ नॉट रेडी गोना वर्कआउट प्रॉपरली, जो आप सोच रहे हो वैसा होगा नहीं, फिर भी आप ट्रेड में एंटर करते हो नॉनदलेस.
बट देन वो कन्विक्शन या वो कॉन्फिडेंस किस तरह पे आता है कि मेरे को ये एंटर करना ही करना है, ऑल्दो एवरीथिंग योर सिस्टम इज टेलिंग यू इज नॉट टू डू? आर यू प्लेइंग के शायद, आर यू प्लेइंग ऑन ए शायद दैट आई कुड बी रॉन्ग एंड स्टफ लाइक दैट? देखिए, I'll try to answer this in a slightly different way. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज निफ्टी 22,000 पे है, ठीक है, तो अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि निफ्टी कल क्या करेगा, I cannot give you an answer. Nobody can. I've been doing this for 10 years. I've been doing this for 10 years. I cannot give you an answer. I cannot be sure about anything. बट अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि अगर निफ्टी 22,200 पे आता है तब तुम क्या करोगे, इसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ. अगर निफ्टी 20,750 पे आता है तब तुम क्या करोगे, इसका आंसर भी मैं आपको दे सकता हूँ कि मेरे ये स्टॉक्स में छोड़ दूंगा, ये स्टॉक्स में देखना स्टार्ट कर दूँ. सो द ट्रेडर्स जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट. द ट्रेडर्स जॉब इज टू ड्राफ्ट अ प्लान एंटिसिपेटिंग अ नॉर्मल मार्केट ट्रेडिंग रेंज. और जब मार्केट उस ट्रेडिंग रेंज पे पहुंचेगा, यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान, क्योंकि एट दैट टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं. जब मार्केट 22,000 से 21,750 पे आएगा तो सब डरे हुए होंगे. यू विल नॉट फील लाइक बाइंग. तो इसलिए आपके सिस्टम में ऑर्डर्स पहले से जाने चाहिए, इवन बिफोर द मार्केट ओपन्स. आपका काम जस्ट ये है कि जो ऑर्डर डाला है कहीं वो स्किप ना हो गया हो, बस इतना ही आपका काम होता है. बट आपको ऑर्डर डाला हुआ होगा एंड यू हैव टू क्लोज योर आइज. जैसे जब मैं इनिशियली ट्रेडिंग करता था 2016-17 में, तो मैं लिटरली आइज क्लोज करके विजुअलाइज करता था, इफ़ द मार्केट ओपन्स, इफ़ द मार्केट गैप्स अप वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाट विल आई डू? Okay. If it gaps down very strong, what will I do? If it is a flat positive opening, what will I do? If it is a flat negative opening, what will I do? Not कल तो मार्केट फ्लैट पॉजिटिव ओपन होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ट्रेडर्स मिलते हैं एंड वो बोलते हैं कि सर इसने अभी 500 तोड़ दिया, मुझे पता था इसने 500 तोड़ दिया तो अभी 600 जाएगा ही. आई नो इट, ही इज अ लूजिंग ट्रेडर. क्योंकि हिज स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रोबेबिलिस्टिक, हिज स्टेटमेंट्स आर सर्टन. और एक बार आपका स्टेटमेंट सर्टन हो गया, दैट मीन्स दैट यू डोंट हैव मनी मैनेजमेंट, यू आर गोइंग टू थ्रो ऑल इन. क्योंकि आपको पता है कि 500 से वो 650 जाने वाला है. तो जब आपको पता है तो आप 10,000 रुपये क्यों लगाएंगे, आप घर बेच कर देंगे. ये जो लाइन में वर्ड है कि उसको पता है, वो डबल कोट्स में है ना. यस, बिल्कुल. अगर बिल्कुल मुझे पता है, यू विल सेल योर हाउस. आप जिसको नहीं पता है वो ही 1 लाख रुपए के अकाउंट पे 10,000 रुपये डालता है. जिसको पता है वो 1 लाख रुपए के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालता है. एंड जब आप 1 लाख रुपए के अकाउंट में 1 लाख रुपए एक ही पोजीशन में पूरी तरीके से कोरिलेटेड टू अ सर्टेन टाइप ऑफ मार्केट मूव कर देते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम. You are against the law of large numbers. You are going to lose. It is not possible you make money. जो ये सवाल है कि कल मार्केट 22,000 जाएगा या आज 23,000 क्यों गया, ये इज़ एन इर्रेशनल क्वेश्चन इन द फर्स्ट प्लेस. इस सवाल का कोई लॉजिक ही नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट से अगर जाएं तो. इसका कोई रेलेवेंस not for a trader. It is a academic discussion. It is an academic discussion. कि let's just say for example, हम just for the interest of the viewers, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मंडे को मार्केट, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, ग्रीन क्लोज होगा या रेड क्लोज होगा, बस आपने यही बोलना है. तो आप 2 में से कोई एक चूज करेंगे. Correct. आपका एक्यूरेसी मंडे को करेक्ट आने का 50% हो गया. अभी मंडे एंड ट्यूसडे को करेक्ट आने का आपका एक्यूरेसी 25% हो गया. 25%. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में आपका एक्यूरेसी 12.5% हो गया. यानी कि जिस सिस्टम में इवन 50% प्रोबेबिलिटी में, मतलब ऑब्वियसली फिर 22 डेज ऑफ अ मंथ में 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 22 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग एक्यूरेट थ्रू आउट द मंथ. जिस सिस्टम ही आपको बोल रहा है कि एक्यूरेसी इज नॉट एन एज, बिकॉज यू कैनॉट कीप प्रिडिक्टिंग एक्यूरेटली थ्रू आउट, इवन दो द डिसीजन इज जस्ट अ हेड्स एंड अ टेल्स. एंड अभी इसको हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अगर कर देते हैं, अगर मैं पूछता हूँ, अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट देता हूँ, will the market rise up 75 points then correct by 125 points to close at flat opening? ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो? क्योंकि लोग यही तो प्ले करेंगे. अगर राइज अप 75 मीन्स गैप अप शॉर्ट, कम्स डाउन 1 ATR कवर शॉर्ट, मूव्स अप हाफ ATR बाय लॉन्ग. ये सिस्टम्स हैं. They are essentially playing this statement out. But ये statement correct आएगा day after day after day. You can do the math.
It will not be accurate, but the answer is very, very low. So the accuracy of your predictions is simply not an edge in trading. It's no edge. इसको हाइप, यू आर सेइंग कि ये हाइप किया जाता है, इट्स ओवर यूज्ड, इसका टेक्निकल रेलेवेंस बहुत कम है. तो आई गो बैक टू योर एक्यूरेसी, जो आप कह रहे हो कि आपका सिस्टम का एक्यूरेसी 30% है, इवन देन यू आर प्रॉफिटेबल बिकॉज द साइज ऑफ क्योंकि आपके प्रॉफिट का साइज इज मच लार्जर एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ द लॉस. तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कि हाउ डज दिस रियली वर्क इन टर्म्स ऑफ 30%. क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड का जो डिफरेंस है वो बहुत वाइड है, या ये प्रोबेबिलिटी का यू वर्क ऑन दैट लॉजिक, किस तरह से प्ले आउट होता है फॉर यू? लेट अस से हमारा एक ट्रेडिंग सिस्टम है, हाँ, जिसका 50% एक्यूरेसी है, हाँ, और 2:1 रिस्क रिवॉर्ड है. ठीक है. सो लॉजिकली दिस इज अ प्रॉफिटेबल सिस्टम. 50% एक्यूरेसी है, 2:1 रिस्क रिवॉर्ड है. नाउ 50% एक्यूरेसी वाला सिस्टम जो हम सबको पता है, दैट इज अ फ्लिप ऑफ अ फेयर कॉइन. करेक्ट. सो मैंने ये गेम आपके साथ प्ले किया. मैंने बोला कि मैं ये कॉइन फ्लिप करूँगा, आप चूज़ कीजिए हेड्स या टेल्स, एंड लेट्स फ्लिप इट 100 टाइम्स. नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल कि 100 फ्लिप करने के बाद 60 हेड्स आ गए. हमारा एक्सपेक्टेशन तो 50 हेड का था, बट हेड आए 60. So the question is this a fair coin or an unfair coin? I'll explain why this is a question. तो कोई बोलेगा ये वेरिएंस विद इन एक्सपेक्टेड रेंज है, 60 फ्लिप्स आ सकते हैं, हम फिर से 100 करते हैं, इस बार 65 आ जाते हैं, हम फिर से 100 करते हैं, अगली बार 70 आ जाते हैं. सो द क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट कैन वी डिसाइसिवली से कि भाई दिस इज नॉट अ फेयर कॉइन? And the answer is that a 50% system can never give 20 consecutive heads and tails. This is the meaning of a 50% accuracy system. 50% जब एक ट्रेडर बोलता है कि मेरा एक्यूरेसी 50% है, वो एक्चुअली आपको ये बोल रहा है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है 20 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स लूज करना. एंड क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल है 20 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स लूज करना, मैं 5% ऑफ द अकाउंट वैल्यू से ज़्यादा कभी रिस्क ही नहीं कर सकता. एक 50% एक्यूरेसी सिस्टम इतनी बातें कर रहा है. अभी मेरा अगर सिस्टम आपको 35% बोल रहा है फॉर एग्जांपल, तो 35% एक्यूरेसी पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को 35 कंसेक्यूटिव लॉसेस नहीं हो सकते. और क्योंकि मेरे को 35 कंसेक्यूटिव लॉसेस नहीं हो सकते, इसलिए मैं 3% से ज़्यादा अपना अकाउंट रिस्क नहीं कर सकता. एंड क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा टोटल अकाउंट का ड्रॉ डाउन ही 10% के नीचे रहे, जो मैंने सीखा आफ्टर अ फ्यू ईयर्स वेयर आई बिकेम वेरी एग्रेसिव एंड आई लर्न कि 10% ड्रॉ डाउन तक सब ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो आई बेट 0.3% to 0.4% ऑफ माई अकाउंट वैल्यू पर ट्रेड. उसके नीचे भी बैट नहीं करूँगा, उसके ऊपर भी बैट नहीं करूँगा. सो अगर मेरा अकाउंट 1 करोड़ का होगा और अगर मैंने बाय किया है, यू कैन गारंटी इट कि मैंने 30,000 रुपये का रिस्क लिया है. इट डजेंट मैटर कितना क्वांटिटी बाय किया है, इट डजेंट मैटर फ्यूचर में बाय किया या ऑप्शन में बाय किया. ओनली थिंग दैट मैटर्स इज इसने 1 करोड़ रुपये पे 0.3% रिस्क किया होगा. और इसने 0.3% इसलिए रिस्क किया होगा क्योंकि इसके सिस्टम का एक्यूरेसी 35 है, और ये रिस्क कर पा रहा है क्योंकि इसका सिस्टम प्रॉफिटेबल है. सो एक्यूरेसी इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन ऑन कंसेक्यूटिव लॉसेज दैट यू आर लाइकली टू एक्सपीरियंस. इसीलिए जब मुझे ट्रेडर्स मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मेरा 80% एक्यूरेसी है, वो मुझे क्या बोल रहा है? वो मुझे ये बोल रहा है सर मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करता हूँ. वो मुझे ये बोल रहा है. 80% एक्यूरेसी हो गया, आपने 100 रुपये का बैंक निफ्टी ऑप्शन लेके 115 रुपये पे वो रॉकेट के साइन छोड़ दिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप में और बुक कर लिया आपने. बट रियली मनी आपका तब बनेगा अगर आप इतना OTM ऑप्शन बाय करें जब आप वो 100 रुपये का ऑप्शन 1,500 में बुक करेंगे. और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक देयर इज नो पॉइंट in taking meaningless transactions. The death is just going to be painful, slow, you will suffer and it will leave you open in the market for so long that you will take a bad decision. You have to just focus on streaks. कितने कंसेक्यूटिव चांटे खाए हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वही आपको आपके सिस्टम का एक्यूरेसी बता देगा एंड वही आपका कैलकुलेट कर देगा कि कितना आपका पोजीशन साइज होना चाहिए. फ्लिपिंग ऑफ कॉइन 50% एग्जाम्पल, अगर मैं 20% एक्यूरेसी भी लेके चलता हूँ तो आप कह रहे हो मैं चाह के भी 20 लॉसेस नहीं कर सकता. बीच बीच में कोई ना कोई मेरा एक विन वाला ट्रेड आ ही जाएगा, चाहे मैं चाहूँ या मैं ना चाहूँ तो भी आ जाएगा. 35% पे भी वही लॉजिक प्ले करता है. बट व्हेन इट कम्स टू कि मेरा इतना रिस्क रिवॉर्ड या सॉरी मेरा इतना एक्यूरेसी जो कि ओवर यूज टर्म्स है, अगेन यू सेड इट, तो उसमें जो मेरा रिवॉर्ड
का वैल्यू है इज़ गोना बी मच हायर एज कम्पेयर टू द रिस्क दैट आई एम पुटिंग इन, जो कि इस केस में इज़ गोना बी लेट्स से 0.03% ऑफ योर कैपिटल, जो कि एक्चुअली मैथमेटिकल नंबर है क्योंकि आपने 100 को 35 से डिवाइड किया है एंड दैट इज़ प्रीटी मच हाउ बिल्कुल इट केम आउट. तो आप जो एक्यूरेसी बोलते हो या कोई भी जो एक्यूरेसी बोलता है उसको अपना रिस्क उसी एक्यूरेसी के बेस पे कैलकुलेट वो कर सकता है, डायरेक्ट मैथ्स के बेसिस पे. एंड जब उसने अपना रिस्क कैलकुलेट कर लिया तो उसका ये रिस्क वाला लॉजिक तो मुझे समझ में आ गया एंड आई होप कि जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आया हो. बट व्हेन इट कम्स टू कि मैं इतने रिस्क पे, मैं करोड़ रुपए के ऊपर 30,000 या मैं लाख रुपए के ऊपर 3,000 रुपये 300 हो रहा दो आई वुड सॉरी 300 रुपये लगाने को, नुकसान खाने को तैयार हूँ ताकि मैं जितने मर्जी ट्रेड करता रहूँ. मेरे को 200-300 ट्रेड लगेंगे उस चीज़ को नुकसान मेरा पूरा कैपिटल जाने में. पर जो मेरा रिवॉर्ड है ताकि मैं सिंपलीफाई कर सकूँ, जो मेरा रिवॉर्ड है मैं वो ऐसे कैसे कैलकुलेट करूँगा इसी लॉजिक से. नहीं, आपका रिवॉर्ड इज अ सेपरेट सिस्टम. ओके. आपका रिस्क, आपका सिस्टम एक्यूरेसी डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ बेट साइज यू कैन टेक. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिस्टम 50% एक्यूरेसी है तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि उसमें 20 कंसेक्यूटिव गेन्स या लॉसेस इम्पॉसिबल है. तो आप सपोज कीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ जो सोच रहा है कि मेरे 50% सिस्टम का एक्यूरेसी है और मुझे ट्रेडिंग के करियर के दौरान एक स्टेज आता है जहाँ पे मेरे 20 कंसेक्यूटिव लॉसेस होते हैं. आई डोंट नीड टू चेक माई हिस्टोरिक डेटा. अगर मुझे 20 कंसेक्यूटिव लॉस हो गए इसका मतलब है माई सिस्टम इज नो लॉन्गर 50% एक्यूरेट. ठीक है. बट 50% एक्यूरेसी सिस्टम का एक और भी पॉइंट होता है. उसका मतलब ये है कि आपको 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस सर्टेनली दिखेंगे. राइट. दैट इज व्हाई इट्स 50%. ठीक है. सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाई इट इज 50%. उसका मतलब ही है, अभी आप पूछ सकते हैं कि हाउ इज इट दैट कि मैं ये नंबर्स आपको दे रहा हूँ. सो व्हाट आई डिड इज मैंने एक एक्सेल शीट में एक सिंपल फॉर्मूला डाला, रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 2. ओके. और उसको 1,00,000 कॉलम्स में भर दिए. मतलब एक ही कॉलम में 1,00,000 रोज में रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 2 अलग अलग वर्कशीट्स में कर दिए. और मैंने बस एक ही चीज़ कैलकुलेट की. अब मैंने बोला जब भी 1 आएगा मैं उसे विनर मानूंगा, जब भी 2 आएगा मैं उसे लूज़र मानूंगा. ऐसे कितनी बार 1 कंसेक्यूटिवली दिखे, कितनी बार मुझे 2 कंसेक्यूटिवली दिखे. एंड जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर 50% का सिस्टम है तो मुझे 6-8 1s and 2s एक साथ तो हज़ारों बार दिखें. तो आई कैन गिव इट टू अ ट्रेडर इन राइटिंग कि आपका सिस्टम का एक्यूरेसी अगर 50% है तो आपको 8 कंसेक्यूटिव लॉसेस ऑलमोस्ट गारंटीड है. और अगर आप बोल रहे हैं कि आपने 12.5% रिस्क कर रहे हैं अपने अकाउंट वैल्यू का, यानी कि 1,00,000 रुपये पे 10 या 12,000 रुपये रिस्क कर रहे हैं अकाउंट वैल्यू का, आपका अकाउंट का ज़ीरो होना सर्टन है. इट डजेंट मैटर हाउ बिग इज़ अ रिवॉर्ड, क्योंकि एक 50% एक्यूरेसी सिस्टम का मतलब ही ये है कि ये इतने लॉसेस इम्पॉसिबल हैं और इतने लॉसेस सर्टन हैं. तो सिमिलरली अभी अगर जैसे मैंने मेरा क्योंकि सिस्टम का एक्यूरेसी 35 आ रहा था, 30-35 आ रहा था, तो मेरे लिए 50 इतने मायने नहीं रख रहा था, मेरे लिए 35 का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था. तो मैंने क्या किया, सेम स्ट्रक्चर रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 20 कर दिया, जहाँ पे नंबर्स बिटवीन 1 to 7 को मैं प्रॉफिट मानूंगा और नंबर्स बिटवीन 8 to 20 को मैं लॉस मानूंगा. और एक और कॉलम जोड़ दिया, इफ कॉलम नंबर बी, इफ कॉलम बी इज बिटवीन 1 to 7, write here win. If column B is between 8 to 20, write here loss. And what I identified in a 35% accuracy system is कि मुझे 35 consecutive losses कभी भी नहीं दिखे हैं. 1,00,000 रोज मल्टीपल वर्कशीट्स बार बार करने पर भी मुझे 35 लॉसेस कभी भी नहीं दिखे हैं, बट मुझे 15 लॉसेस दिखे ही दिखे हैं. तो यानी कि मुझे पता है कि मुझे 15 कंसेक्यूटिव लॉसेस आने ही आने हैं. So this is what this is just to identify, just to कि a system is giving us this percentage का मतलब ये है कि कितने consecutive losses, कितने consecutive winners, कितने certain consecutive losses. And then मैंने उस पर थोड़ा और work किया. मैंने आइडेंटिफाई किया कि श्योर शॉर्ट लॉसेस वर्सेस इम्पॉसिबल लॉसेस के बीच में कोई ऐसा नंबर कैसे डिटरमिन किया जाए कि अगर मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ तो मुझे पता है कि सिस्टम को ट्वीक करना स्टार्ट करना है. यू हैव टू ट्वीक द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ जो मार्केट में 20 दिनों का मूविंग एवरेज लेके चल रहा है और मेरा 35-40% का एक्यूरेसी आ रहा है,
अचानक से मेरे को, जिसमें मुझे 35 लॉसेस नहीं आने चाहिए, बट मुझे 21 लॉसेस भी बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में दिखते हैं, बहुत ही रेयर। सो मुझे 21 कंसेक्यूटिव लॉसेस अगर दिख जाते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इज चेंजिंग इट्स टाइप। 20 का मूविंग एवरेज इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द मार्केट सिस्टम जहाँ पे आप हैं। आपको उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, आपको उसको 50 के पास लेके जाना पड़ेगा, 100 के पास, 200 के पास कहीं लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज अ सिस्टम विच वॉज गिविंग हिस्टोरिकली 35-40% एक्यूरेसी इज़ नो लॉन्गर गिविंग दैट और थ्रेटनिंग टू नो लॉन्गर गिव दैट। यानी कि आपका मार्केट टाइप चेंज हो रहा है। यू आर नॉट ट्रेडिंग बैडली, आप तो वही बटन दबा रहे हैं, आपने डिसाइड किया पुल बैक किधर आएगा, मैं ये करूँगा, आपने तो चेंज ही नहीं किया बिहेवियर। बट फिर भी अगर आपका सिस्टम बिहेवियर ऑल्टर कर रहा है, यानी कि मार्केट अपना ब्रेथ ऑल्टर कर रहा है, और मार्केट अगर अपना ब्रेथ ऑल्टर कर रहा है, यू हैव टू फैक्टर इट इन योर डिसीजन मेकिंग। सो मैं ट्रेंड ट्रेडर ही रहूँगा, बट मैं 20 की जगह 50 का मूविंग एवरेज ले लूँगा। बट ऐसा हो सकता है कि ये एक फेज़ है मार्केट में और आपको कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टेप बैक करना है। बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए आप ग्रेजुअली करेंगे, आप डायरेक्टली 20 से 50 नहीं लेके जाएंगे, आप सिस्टम को थोड़ा सा डिसेंसिटिव करना, बिकॉज यू मस्ट एक ट्रेंड ट्रेडर का नाइटमेयर इज अ चॉपी मार्केट। तो अगर मार्केट ट्रेंड को रिटेन करते हुए भी किसी एक सपोर्ट जोन पे चॉपी हो जाए, द ट्रेंड ट्रेडर नीड्स टू फिगर आउट प्रोटोकॉल्स कि वो ज़्यादा पोजीशन क्रिएट ना कर दे उन चॉपी मार्केट्स में। सो वो प्रोटोकॉल, तो अगर मुझे 21 कंसेक्यूटिव लॉसेस दिखते हैं, ज़्यादा पोजीशंस का स्कोप ही नहीं है, आई एम ऑलरेडी प्लानिंग टू एग्जिट। मैं ऑलरेडी बहुत बैकफुट पे आ चुका हूँ। 35 लॉसेस कंसेक्यूटिव मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए, सो आई डू नॉट नो, बट आई विल नॉट रूल इट आउट। अगर मेरे कल को 100 स्टॉक्स ओपन हो गए और हमारे आंखों के सामने सब प्राइम आ जाए या कोविड वापस आ जाए, अच्छा, दैट्स एन एक्सेप्शनल केस। दैट्स एन बट जब वो आएगा, वो भी मेरे डिसीजन में आएगा, एंड मेरे मूविंग एवरेजेस शिफ्ट हो जाएंगे, सब शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी साइजिंग शिफ्ट हो जाएगा, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद IQ और इंटेलेक्ट, इट इज सिंपली गॉट टू डू विद प्रोटोकॉल्स एंड चेकलिस्ट कि इफ दिस हैपेंस आई विल डू दिस बिकॉज दिस इज द थियरी बिहाइंड दिस। अभी तक आपने इस सेटअप के साथ पिछले कुछ सालों में कितने को बार ट्रेड किया होगा? जो प्रिंसिपल है सिस्टम का, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस इन 2016 व्हेन आई रेड डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर्स बुक कॉल्ड वेलकम टू माय ट्रेडिंग रूम। मतलब कुछ बुक्स होती हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देती हैं, एंड मेरे लिए दिस वाज वन ऑफ दोज बुक्स। इवन दो डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हिमसेल्फ इज नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, द लॉजिक दैट ही स्पेल्ट आउट इन हिज बुक्स वाज सो ब्यूटिफुल एंड सो क्लियर दैट इट मेड कंप्लीट सेंस टू मी। बहुत ही सिंपल पॉइंट कि ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द काउंटर ट्रेंड इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो एक स्टॉक है वो डेली में अप ट्रेंड में है, डेली में वो अप ट्रेंड में है। सो लेट अस टेक एनी स्टॉक जो डेली में आई डोंट नो अप ट्रेंड में हो, मुझे अपने कोई पोजीशन से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक टाटा मोटर्स डेली में अप ट्रेंड में है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आवरली चार्ट में कभी ओवरसोल्ड नहीं होगा। अगर वो डेली के अप ट्रेंड में है और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि डेली का अप ट्रेंड है टाटा मोटर्स का, भी सवाल ये है कि कैसे आइडेंटिफाई किया। मैं ADX और DMI से करता हूँ, कोई और किसी और तरीके से भी कर सकता है, बट हम दोनों के बीच में ये कंसेंसस आना चाहिए कि येस, टाटा मोटर्स इज इन एन अप ट्रेंड ऑन द डेली, एंड इफ इट इज इन एन अप ट्रेंड ऑन अ डेली, देन व्हाट इज आवर ड्यूटी एज अ ट्रेंड ट्रेडर टू बाय द पुल बैक ऑन द आवरली। अब यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आपके लिए पुल बैक हो सकता है 20 आवर में, पुल बैक मेरे लिए हो सकता है 50 आवर में, किसी और के लिए हो सकता है 200 आवर में, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम कि ट्रेंडिंग अप इन द डेली, बाय द पुल बैक ऑन द आवरली, उसके बाद आप भगवान का नाम लीजिए एंड क्रॉस योर फिंगर्स कि इट विल होल्ड। If it doesn't hold, we have already calculated 0.3% for a 30% accuracy system we will lose, 0.4, 0.5 we will lose for a 50% accuracy system. अगर आप बोल रहे हैं कि मैं मतलब मेरा 80% accuracy है तो मैं 3%, 2% तक रिस्क कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको पॉइंट और आगे बताऊँगा कि सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, ट्रेडर का स्क्यूनेस पूछना चाहिए। हाई एक्यूरेसी विद स्क्यूनेस, हाई स्क्यूनेस। अभी आप स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस होता है टेंडेंसी टू गिव, जी, स्क्यूनेस होता है टेंडेंसी टू गिव आउटलायर्स, कि द पोटेंशियल दैट कि आप एक आउटलायर गेन या लॉस जनरेट करेंगे। तो जिन ट्रेडर्स का पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, मेजॉरिटी टाइम्स उनका एक्यूरेसी लो होता है, और जिन ट्रेडर्स का नेगेटिव स्क्यूनेस होता है, कई बार उनका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। एंड स्क्यूनेस, फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक भी लिखी थी, और ये बुक लिखने से पहले मैंने रिसर्च किया था।
मैंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में एक डमी वेबसाइट बनाया tradebooks.com, और वहाँ मैंने अपने नेटवर्क्स के जितने ट्रेडर्स हैं उन्हें इनवाइट किया कि आप प्लीज़ अपना ट्रेडिंग PNL वहाँ पे अपलोड कीजिए। और मैंने बोला आप अपना बेस्ट पीरियड चूज़ कीजिए, आपके मन से चूज़ कीजिए, आपको सिर्फ 3 महीने का देना, आप 3 महीने का दीजिए, बस 100 ट्रेड्स दे दीजिए। एंड अलग 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 कम से कम मेरे पास 150 ट्रेडर्स के ट्रेडिंग PNL आए जो वो क्लेम कर रहे हैं, मैंने वेरीफाई नहीं किया, अगर उन्होंने नकली दिया तो नकली दिया। एंड व्हाट आई आइडेंटिफाइड दैट traders who showed the maximum profit were being accurate around 40-45%. And these traders in turn were showing characteristics. Option buyers who were profitable were showing accuracy of 20-30%. Future traders who were profitable were showing accuracy of 30-35%. Option writers were showing accuracy of 45-60%. Equity buyers were showing accuracy of 65-70%. In other words, the security that you select to trade determines the accuracy. The accuracy determines the consecutive loss. The consecutive loss determines your quantity. The quantity will determine your drawdown. The drawdown will determine your behavior. So this is all linked. So अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक इक्विटी ट्रेडर हूँ, you have to work with the assumption कि आपका 40-50% accuracy आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मुझे 20% to 30% के assumption पे ही काम करना पड़ेगा। एंड ऑप्शन राइटर्स इन जनरल स्ट्रगल्ड क्योंकि उनके एवरेज गेनर्स वर नॉट बिगर दैन देयर एवरेज लूजर्स, यानी कि उनके सिस्टम का स्क्यूनेस या तो ज़ीरो था या नेगेटिव में था। सो जब उन्होंने खाया तो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन बायर्स जिनका स्क्यूनेस, मेरा कहने का पॉइंट है, अगर आप मुझे बोल दें कि साहिल जी मेरा 80% ट्रेडिंग एक्यूरेसी, व्हाट इज़ योर व्यू, आई विल से फेयर इनफ। बट अगर आपने मुझे ये बोल दिया मेरा 80% ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी और स्क्यूनेस 1 के ऊपर है, मुझे पता है कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ सन। कैन यू डिफाइन दिस वैल्यू स्क्यूनेस 1, ये क्या है? देखिए स्क्यूनेस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जब एक ब्लैक स्वान इवेंट आएगा आपको आपके सिस्टम में, वो आपको कहाँ लेके जाएगा, पॉजिटिव साइड पे फेंकेगा या नेगेटिव साइड पे फेंकेगा। अभी जिन लोगों का रिस्क कंट्रोल नहीं होता है, जिन लोगों का रिस्क कंट्रोल नहीं होता है, तो उनका ट्रेड डेटा कैसा दिखता है, -500, -500, -500, -25,000। अगर आप मेरा ट्रेड डेटा देखेंगे, मतलब अगर आप मेरा ट्रेड डेटा देखेंगे और अगर आप इक्विटी का ट्रेड डेटा देखेंगे, आपको मैक्सिमम गेनर हो सकता है 12 लाख दिखे, 10 लाख दिखे, 15 लाख दिखे, बट आपका मैक्सिमम लूजर 99,000 से ज़्यादा दिखेगा ही नहीं। तो वो ग्राफ जब प्लॉट होगा तो आप विजुअलाइज कीजिए एक क्रॉस को, लेफ्ट साइड जो नेगेटिव साइड है वहाँ पे -1 लाख कर दीजिए, राइट साइड को आप इन्फिनिटी कर लीजिए। एक कर्व को इमेजिन कीजिए जो -1 लाख से लेके +12 लाख तक जा चुका है, बट 12 लाख पे बहुत ही कम ट्रेड, सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ होगा। 10 लाख के प्रॉफिट पे हो सकते हैं 2 हुए होंगे, तो ये एक पॉजिटिव स्क्यूनेस ग्राफ हो गया। और इसका ठीक ऑपोजिट हो गया एक नेगेटिव स्क्यूनेस ग्राफ। सो एक ट्रेडर का लॉस कैसा दिखता है आंखों को ऑन दी एक्सेल शीट, ये बहुत ज़्यादा बताता है उसके बारे में। एंड ट्रेडर्स हु शो ह्यूज वेरिएंसेस इन लॉसेस आर जनरली ट्रेडर्स, अगर वो प्रोफेशनल हैं तो उनके क्लाइंट्स बहुत अपसेट होंगे, या उनका हेल्थ बहुत अप एंड डाउन होता होगा, या वो रात को सोते नहीं होंगे, जिनका वेरिएशन इन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। बट जिनका कट टू कट वेरिएशन आता है, मतलब 25,000 रिस्क मतलब 25,000 रिस्क, एंड देयर इज सम गॉड फॉर सेकेंड इवेंट ही होगा कि 35 लेना पड़ा, मतलब उसमें ट्रेडर को कोई डाउट नहीं था कि मुझे निकलना, इट इज़ जस्ट दैट मार्केट जैसे जीरोडा बंद पड़ गया, मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप में खुल गया, कुछ समथिंग, वो एक अलग हो जाएगा। और वो भी जब डिटेक्ट होगा वो भी आपको सिस्टम में बहुत नॉर्मल दिखेगा, इट विल नॉट लुक बैड जी। तो मेरे ट्रेडिंग करियर में जो मैंने जो इम्प्रूवमेंट शो किया है वो यही था कि भाई ये जो लॉस तूने देखा ना, सपोज मैंने क्रूड ऑयल पे 8 लाख का एक डे पे लॉस देखा है, तो ये नहीं देखेगा। तो मेरा क्रूड ऑयल पे हिस्टोरिक एवरेज 40,000 का था, इंक्लूडिंग दैट 8 लाख का लॉस। बट अगर आप मेरे एवरेज, इफ़ दिस पर्टिकुलर कॉलम इज़ नेगेटिव, यानी कि मैं अपना PNL लगा दूँ और वहाँ पे नेगेटिव देख लूँ, तो मैं अपने सारे लॉसेस का एवरेज कर लूँ तो 40-50 हज़ार का एवरेज लॉस था मेरा पर ट्रेड। बट एक ट्रेड ऐसा आ गया जहाँ 8.5 लाख दे दिए, एंड आई वाज लाइक सिर्फ अगर ये एक ट्रेड नहीं किया होता तो देयर वर सो मेनी गुड थिंग्स दैट वर लाइकली टू कम, कि आई वाज लाइक बस ये नहीं एक्सीड करना है यार, ये 40,000 नहीं एक्सीड करना है। एंड इट हैज़ टेकन मी अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्वर्सेशन कि
अपने आप को बोलने के लिए कि तेरे को कुछ नहीं आता है, बस ये आना चाहिए कि ये लॉस एक्सीड नहीं करना है. मेजॉरिटी ट्रेडर्स स्पेंड टाइम इन ट्राइंग टू लर्न सम थियोरी अबाउट द मार्केट. दे लुक आउटसाइड, बट कितने लोगों ने अपना ही डेटा डाउनलोड करके खुद से चेक किया? अगर मैं आपसे पूछा आप 10 साल से करें ना, आप नहीं, जैसे कोई भी, क्या है आपके सिस्टम का स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या है आपका एक्यूरेसी इस सेगमेंट में, आपका मीन क्या है, आपका मीडियन क्या है, आपका स्क्यूनेस क्या है, आपका मैक्सिमम विनर टू मैक्सिमम लूजर का रेशियो क्या है, आपको पता ही अगर नहीं है ये सब चीज़ें, तो आप अगले दिन मार्केट को प्रिडिक्ट करने कहाँ जा रहे हैं? आपको आपका बिहेवियर ही नहीं पता है. Therefore, it is very critical for the student of the market to be a student of himself. पहले वो खुद का भी देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ. जो ये स्क्वेनेस वाले ग्राफ की बात की आपने, एंड हैंगिंग ऑन टू द पॉइंट कि अगर किसी भी ट्रेडर के ट्रेडिंग ट्रेड्स को हम इन्हीं एक्सेस में डालेंगे, लेट्स से 500 525 हो, जैसे बात कर रहे हैं, दैट्स ए फेयर एग्जांपल. बट अगर मैं जैसे लाख रुपए के 3-4 पॉइंट लेफ्ट साइड में पुट करता हूँ, मैंने सिमिलरली 5 लाख 7 लाख 8 लाख को राइट साइड में, और यही ग्राफिक्स को, एक्सेस को हम अगर रिवर्स कर दें, तो उस केस में उसमें आपको नेगेटिव स्क्यूनेस मिलेगा. नेगेटिव स्क्यूनेस रहेगा, -0.5 -0.2, चलो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन द नंबर ऑफ ट्रेड दैट पर्सन इज डूइंग एंड द अमाउंट ऑफ मनी के पर ट्रेड में जो लॉस वाले ट्रेड्स हैं, वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा. तो उस केस में जो इस तरह का वीक रिस्क मैनेजमेंट वाला ट्रेडर है, उसका ओवरऑल P&L मतलब वो प्रॉफिट में हो ही नहीं सकता. यस, आपको देखना है एग्जैक्टली जैसे किसी का 500 500 525 हज़ार जब होता है, तब उसका एक एवरेज आएगा. ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 10 बार 500 आ गए तो 5,000 हो गया, और 11वीं बार उसको 9 बार 500 आ गए तो 4,500 हो गया, और 10वीं बार उसको 25 आ गए, तो 29,500 हो गया उसका टोटल लॉस इन 10 ट्रेड्स. फॉर एग्जांपल लेट अस कॉल इट 30,000 टोटल लॉस आ गया उसका 10 ट्रेड्स में. तो एवरेज लॉस पर ट्रेड उसका आया 3,000 रुपये, राइट. अब उस ट्रेडर को क्या हम बोलेंगे कि देखो, आपने 10 ट्रेड्स में जो आपके लूजर्स रहे इस क्वार्टर में, आपका एवरेज लॉस है 3,000 रुपीज़. तो रूल नंबर 1 है आप 3,000 रुपीज़ का लॉस ब्रीच ना करें इस क्वार्टर. ठीक है. अब रूल नंबर 2 इसमें यह है कि अगर आपने इसी का लॉस प्रोफाइल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिखेगा. आपका 3,000 तो मीन हो गया, बट क्योंकि एक 25,000 का ट्रेड पड़ा हुआ है कहीं पे लॉस का, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बड़ा आने वाला है अब, क्योंकि मेजॉरिटी आर एट 500, देन अनदर वन इज एट 25,000, बट हमारा मीन तो 3,000 है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका बहुत वाइड आ गया. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का बहुत वाइड आने का मतलब ही ये है कि ये ट्रेडर जो है, इसका बिहेवियर ऑप्टिमल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया 3,000 का लॉस का, 500 500 500 और एक 25,000. लेट से आपका भी 3,000 का लॉस है, बट आपका 2,500 से लेकर 3,500 के बीच में ही चल रहा है. दोनों ट्रेडर्स का मार्केट में बिहेवियर में जमीन आसमान का गैप है. सेकंड ट्रेडर का बिहेवियर देखिए आप, दैट इज लाइक ही इज लेजिट प्रोफेशनल. इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन टू द एवरेज इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. जितना कम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, उतना ही बेहतर वो ट्रेडर होगा, यानी कि उतना ही स्टेबल उसका प्रोफाइल होगा. और स्टेबल प्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसका मतलब ये है कि स्टेबल प्रोफाइल होने के कारण वो प्रिडिक्टेबल है, इसलिए उस सिस्टम पे हम पैसा ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है. जो उसने हमें हज़ारों ट्रेड्स ओवर द ईयर्स इन द मार्केट, ओवर वेरियस मार्केट सिनारियोज में टेस्ट हुआ, और हमें पता चल गया हिज बिहेवियर अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस आर प्रिडिक्टेबल. दिस इज अ ट्रेडर. अ ट्रेडर इज अ प्रोफेशनल मैनेजर ऑफ रिस्क. ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है. ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव रियली पैसा कमाना नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा पैसों पे मीनिंगफुल रिस्क ले पाना. बिकॉज विदाउट रिस्क लेना भी एक ऑब्जेक्टिव है. और FNO मार्केट से ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट टू टेक अ रिस्क इस दुनिया में नहीं है. मतलब आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका ग्रोसरी का शॉप हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, आई कैन गारंटी यू आर फार मोर वल्नरेबल टू थेफ्ट थ्रू हैरेसमेंट. आपका बैरियर और टू एंट्री, आपका डॉक्यूमेंटेशन इज़ फार मोर देन ट्रेडिंग. आप जैसे अगर से फॉर एग्जांपल हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक्सपायरी मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, उसका सोचिए जो दूध कांदा प्याज ट्रेड कर रहा होगा, उसका प्रोडक्ट फिजिकली एक्सपायर हो रहा है, उसका काम कितना टफ है. It's not about the money. This ecosystem is designed to be able to take risk, and we have to make sure our behavior is conducive to keep taking risk meaningfully for the rest of our lives.
and be custodians of that capital which is assigned for growth. अगर ये हम मानते हैं कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेडर, तो आज वो आपका कैपिटल होगा, कल वो किसी और का कैपिटल होगा, परसों वो किसी फंड का कैपिटल होगा. बट द वंस हु आर सक्सेसफुल, they are going to keep getting capital, is going to find a way to come to them. They will get capital. And success में not percentage returns only, coefficient of variation उसे कम रखिए. आपका standard deviation बहुत ज़्यादा आ रहा है, it has to be a note to self. तो क्या कर रहा है यार? दिस हैज़ कम फ्रॉम यू ओनली ना. मतलब ये 7-8 लाख रुपए का या ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आपने देख रखा है, तो शायद आपने उस समय डिसाइड कर लिया होगा कि एक पॉइंट इन टाइम पे मेरा 30,000 40,000 से बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई हैव रियलाइज कि कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. अभी अगर मेरे को अगर मेरे को कोई एक ट्रेड पे 2.5 लाख का लॉस हो जाता है और मेरा हिस्टोरिक एवरेज 25,000 का है, आई एम नॉट सो डिसअपॉइंटेड अबाउट द 2.5 लाख का लॉस. आई एम जस्ट फीलिंग वेरी बैड फॉर बुकिंग अ 10 आवर माइनस 10 आवर. अगर मैं आर को रिस्क मानता हूँ, 10 टाइम्स माई एवरेज रिस्क मैंने एक ट्रेड पे गवाया है. यू नो, ये तू बार बार करता रहेगा लाइफ में, you're not going to be able to do this. This career is not for you. चलो आप एक सिस्टम ट्रेडर हो, मतलब आपने एक लेवल तक अपना रिस्क मैनेज करके रखा हुआ है, लेकिन वो ट्रेडर जो कि इस रास्ते निकल गया है, हल्का फुल्का रिस्क मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी ये वाली अलग तरह की गलतियां क्यों कर रहा है? देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे से मिलने मेरे घर आए, हमें बातें करते करते टाइम लग गया, आप सुबह के 3 बजे निकले यहाँ से, आप एक सिग्नल पे पहुँच गए, सिग्नल पे रेड लाइट है, 60 सेकेंड्स का टाइमर लगा हुआ है, पर 3 बजे एक बंदा नहीं रोड पे. आपने धीरे 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 20 की स्पीड पे आप गाड़ी ले गए सिग्नल के थ्रू, घर चले गए, सो गए. सुबह उठे, 10 बजे मेल खोला, मेल में आया 25,000 रुपये का फ़ाइन आपको. अब वो बात की बात, अब बस मुझे 25,000 रुपये का फ़ाइन देखने के बाद अब मुझे एक ही बात बताइए कि आप फिर से जाके वही सिग्नल कभी लाइफ में तोड़ेंगे? एटलीस्ट वो वाला तो नहीं. मतलब कोई भी नहीं, वो एटलीस्ट वो वाला तो नहीं, राइट? सिमिलरली, जब जिस एनवायरनमेंट में हमें पनिशमेंट इमीडिएटली डील होता है, अगर फिर भी उस एनवायरनमेंट में जाके हम रूल ब्रेक करते हैं, तो प्रॉब्लम हम में नहीं, जनरली प्रॉब्लम रूल में है. सो ट्रेडर्स हु आर बिलीविंग दैट दे आर इनडिसिप्लिन्ड, दे आर नॉट इनडिसिप्लिन्ड, देयर रूल्स आर पुअर. उनका रूल इज काउंटर इंट्यूटिव टू द मार्केट एज दे आर सीइंग इट ऑन द स्क्रीन. उनका डेटाबेस इस समय थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा और वाइड करे. इसका मतलब ये है आप इनडिसिप्लिन नहीं है, आपका रूल्स वाइड इनफ नहीं है टू कैप्चर जो मार्केट सिनारियो आपके सामने चल रहा है. तो अगर आपको पता है कि ये काम करने में जेल है, ये काम करने में फाइन है, ये काम करने में लॉस है, मार्केट आपको लॉस इंस्टेंटली ला के दे देगा. जब और हमने दिया भी होगा, तो जब हमने इतने लॉसेस दे रखे, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम जाके रूल तोड़ेंगे. हम अपने सिस्टम को ट्वीक करेंगे क्योंकि हमें सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा होगा. एंड ऐसा दुनिया का एक भी आदमी नहीं है जो विदाउट सिस्टम ट्रेड नहीं कर रहा है. आपको लग रहा होगा कि आप विदाउट सिस्टम ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है मैं तो सुबह उठता हूँ, मैं CNBC या जी पे जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं मैं बस वही कर रहा हूँ. उन्होंने बोल दिया एशियन पेंट बाय, मतलब मैंने बाय. उन्होंने बोल दिया बजाज फाइनेंस सेल, मतलब मेरा सेल. दैट इज़ योर सिस्टम. डॉक्यूमेंट कीजिए ना आपका सिस्टम का एक्यूरेसी क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आपको कितना पैसा डालना चाहिए. देखो सिस्टम ट्रेडिंग बहुत रिजिड होती है, मतलब फिक्स होती है कि यही करना है, सेट ऑफ रूल्स हैं. डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ठीक है, उसका एक सेटअप है जो कि अपने आप में एक सिस्टम है जो कि चलता है, लेकिन उनकी ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ी बहुत रैंडमनेस होती है, थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर्स उनके पास होती हैं, जो कि वो ट्रेड्स के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आसपास सिचुएशन के हिसाब से वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं. मतलब वहाँ पे सिस्टम थोड़ा पीछे रह जाता है और उनकी खुद की इमोशंस या ये रैंडमनेस जो है वो सामने आ जाती है. इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस मेकिंग होंगे, दैट्स अ वे ऑफ प्लेसिंग द ट्रेड्स. बिल्कुल, बट दिस इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस. आई फील कि जैसा उनका एक्सपीरियंस होता जाएगा मार्केट में, कोई नया चीज़ अगर आप कन्फ्रंट करते हैं तो आप डायरेक्टली उसके लिए एक फ्रेमवर्क नहीं बना सकते. बट जब आप वो चीज़ 2-3 बार कन्फ्रंट कर लेते हैं तो आप अपने आप को ये ज़रूर बोलते हैं, अगली बार मार्केट 3% गैप डाउन हुआ ना, मैं इमीडिएटली पोजीशन काट दूंगा. ये आपका भी सिस्टम में एक एडिशन हो गया, एग्जिट एट ₹10 और एग्जिट इफ मार्केट गैप्स बाय 3%. ये आपका सिस्टम मॉडिफाई हो जाता है. आप इनडिसिप्लिन्ड अपने आप को तब तक मानते हैं जब तक आप ये मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए, और ये आप मॉडिफिकेशन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने वो इवेंट ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया. I would request the traders in your channel who will be watching,
and who may have suffered losses, do not be hard on yourself. मतलब don't be hard on yourself to the extent कि आप अपने आप को blame कर रहे हैं. आप मार्केट में क्यों आए थे? Because you want yourself and your family to grow by taking leverage in a controlled environment and taking calculated risk. ये आपका, आप गैम्बलर नहीं हैं, आप जुआरी नहीं हैं, आप एडिक्ट नहीं हैं, ये कोई बीमारी नहीं है आप. यू आर हियर फॉर योर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. अभी जिस सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का तरीका क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं ग्रो करने का. मेरा पर्सपेक्टिव है अपने खुद का डेटा एनालाइज करना इज़ फार मोर यूजफुल देन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि कल मार्केट क्या करेगा. एंड अपने ही डेटा को एनालाइज करके बोलना कि यार मैं ऑन एन एवरेज 20,000 रुपये रिस्क करता हूँ. पिछले 5 सालों से 3 सालों से मैं अगर अपने एवरेज लॉसेस जोड़ूँ तो 20,000 आते हैं, चाहे हो किसी में 2.5 लाख हो, पर 20,000 मेरा एवरेज आता है. मैं 20,000 ही रखूँगा. बस ये है कि मैं अपना मैक्सिमम लॉस 40,000 तक से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने दूंगा. जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मीन क्या है या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, तो क्या हमें अपना एवरेज प्रॉफिट का स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉफिट का ये कोएफिशिएंट उधर उस तरफ की कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए? स्क्यूनेस का बेसिकली फॉर्मूला इज़ 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. ये उसका फॉर्मूला है. इसी में ही कैलकुलेट हो रहा है आपका रिटर्न माइनस द मीडियन. मीडियन मतलब हो गया कि आप ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस क्या करते हैं. लेटर से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं 1,000 रुपये गेन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट सिस्टम का एवरेज आ गया 5,000. क्यों आया होगा 5,000? जनरली आप 1,000 एक्सपीरियंस कर रहे हैं गेन का, बट एक बार क्योंकि आपने 50,000 एक्सपीरियंस कर दिया, सिस्टम का मीन जो है वो मीडियन से ज़्यादा हो गया. अगर सिस्टम का मीन मीडियन से ज़्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस सिस्टम है. मीडियम मतलब अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो अगर मैं लेट्स से 10 ट्रेड ले रहा हूँ, तो जो मेरा 5वां और 6ठा ट्रेड होगा उसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली एक मीडियन वैल्यू है. यस वो या उसका अभी यहाँ पे मोर देन जस्ट द प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इट, आई एम जस्ट शेयरिंग दी जैसे मीडियन हो गया कि हमने 100 बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया तो हाइट के हिसाब से, सो बिल्कुल बीच में जो बच्चा आ रहा है हमने उसको अपना मीडियन मान लिया विदाउट कैलकुलेटिंग कि उनका हाइट क्या है. मतलब मैं ऐसा कह रहा था कि अगर लास्ट का बच्चा लेट्स से 7 फुट का हो और बाकी आगे के सारे 99 बच्चे 5 फुट के हों, तो हमारा मीडियन 5 ही बन जाएगा. 5 बन जाएगा क्यों बट मीन 5 नहीं आएगा, मीन ज़्यादा आएगा. मीडियन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा. तो इसका बहुत कम स्क्यूनेस होगा बिकॉज मीन माइनस मीडियन है फॉर्मूला में. 3 मीन माइनस जितना डिफरेंस उतना, हाँ 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. यानी कि क्या, हमें बहुत ज़्यादा मीन चाहिए, हमें बहुत एवरेज गेन्स हमारे बिग होने चाहिए जो फाइनली रियलाइज होता है, और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमें छोटे गेन्स दिख रहे हैं बट फिर भी मीन ज़्यादा आ रहा है. यानी कि ज़्यादातर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे दुनिया में लेटर से 5 फीट के हैं, 6 फीट के, 5 फीट 5 इंच के ज़्यादातर. बट हो सकता है एवरेज ये ना हो सकता है एवरेज उससे ऊपर हो. ठीक है, तब स्क्यूनेस इसका पॉजिटिव हो जाएगा. सो मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि स्क्यूनेस ही बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा मत लाओ. तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मीन को 5,000 लेके चलता हूँ, मीडियन को फॉर जस्ट दिस एग्जांपल 4,000 लेके चलता हूँ, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना मेरा आप कम 10,000 होगा पकड़ लीजिए, उतना बेहतर है. उतना बेहतर तो अगर होगा. मैं 3,000 मेरा डिनोमिनेटर है एंड 10,000 इज माय न्यूमरेटर, 5,000, हाँ 5,000 माइनस 4,000 आपने बोला तो 1,000 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3,000 हो गया, नीचे 3,000 हो गया, आपका स्क्यूनेस एक आ गया. अभी ये 1 स्क्यूनेस से यू आर नेसेसरली अ डायरेक्शनल ट्रेडर हो गया and you're a very good trader. You're a very good trader. There is no ambiguity. You have all the possibilities of making a full bounce back once the market takes a direction in your direction. ये ट्रेडर शो कर रहा है अपने इसमें. और यहाँ पे we will see that negative skewness से भी traders profitable हो सकते हैं. Okay. But it is a choice of a trend trader to not take that system. अच्छा, ये एक जब मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे ट्रेंड ट्रेड करना, उसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ज़्यादातर ऐसे लगेंगे कि मेरा गेन 1,000 रुपये, बट एक 30,000 रुपये वाला आ जाएगा कहीं. ये ट्रेंड ट्रेडर हो गया. और एक रेंज ट्रेडर क्या हो गया, ज़्यादातर उसके 1,000 रुपये ही गेन होंगे और 1,000 ही होंगे. देयर इज़ नो गोइंग बियॉन्ड द रेंज. उसकी किस्मत ख़राब होती है जब वो अगेंस्ट हिम चला जाता है.
that is when it becomes live. So this is a decision कि I will trade trending securities. This matrix will change if this individual chooses ranging securities. मतलब अगर मैं लेट्स से स्कैल्पर हूँ और छोटे छोटे प्रॉफिट उठाता हूँ तो मेरा मीन और मीडियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आइडियली नहीं होगा उन दोनों में, डिपेंडिंग ऑन अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ तो. लेकिन अगर मैं एक ट्रेंड उठाता हूँ, अप ट्रेंड उठाता हूँ, ट्रेंड भी हो सकता है द अदर साइड ऑफ इट, उस केस में एक चांस हो सकता है नंबर्स को थोड़ा वेरी होने का. बट मेरा कोशिश यही होना चाहिए कि वो very बिल्कुल. कम हो. या व्हेन वी आर जी सो जब हम एक ट्रेडर का ओवरऑल परफॉर्मेंस एवेल्युएट करते हैं, वो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि दुनिया का बेस्ट ट्रेडर कौन होगा, हु इज़ द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, नॉट आई डोंट नो हिज नेम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव मैथमेटिकल नंबर्स टू हिज परफॉर्मेंस. तो मैं बोलूँगा कि वो ट्रेडर होगा जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेगा, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड. ये वो ट्रेडर होगा जिसका एक्यूरेसी अबव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा. ये वो ट्रेडर होगा जिसका स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा. ये वो ट्रेडर होगा जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन लो होगा. ये वो ट्रेडर होगा जिसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होगा. ये वो ट्रेडर होगा जिसमें वेरिएंस ही नहीं होगा. दिस इज द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड. तो अगर आपने ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम कर दी और बाकी सारी चीज़ें मैक्सिमाइज कर दी, यू आर स्टिल नॉट द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड. सो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, सो स्कैल्पर्स क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं एंड कॉन्सिक्वेंसली दूसरे एलिमेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी को ना मैक्सिमाइज करके डिस्टेंस और स्क्यूनेस को मैक्सिमाइज करके दूसरे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. डे ट्रेडर्स जो दिन के दौरान ही पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड डिविएशन को मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनको पता भी नहीं है वैसे. हाँ, बट वो आप देखिए, वो आप डे ट्रेडर से पूछेंगे आप दिन के दौरान ही क्यों करते हैं, बोलते सर मुझे गैप नहीं चाहिए. उसका मतलब क्या है, मुझे अनडिफाइंड रिस्क नहीं चाहिए, यानी कि मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कम चाहिए. आई डोंट वांट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड डिविएशन. दैट इज व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से. यही पैरामीटर्स पे सम ट्रेडर हैज टेकन अ डिसीजन टू मैक्सिमाइज समथिंग, एंड व्हेन ही मैक्सिमाइजेज वन थिंग, अरे ये थोड़ा सा खराब हो गया, थोड़ा कम करो इसको थोड़ा कम करो, इसको और कम करो, इसको थोड़ा बढ़ाओ. तो देन जैसे कि आप दुनिया के बेस्ट तबलची होंगे, बट आपका टेक्निक चेंज हो जाएगा अगर आपको 3 लोगों के सामने बजाना है या 3 लाख लोगों के सामने बजाना है, बिकॉज यू हैव टू सेंस व्हाट इज हैपनिंग. सो द बेस्ट musicians, the best dancers, the best traders, they are just equipped with a framework. उनका स्किल, उनका फ्रेमवर्क है एंड सामने मार्केट है. एंड वो जैसे एक डीजे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को, सॉन्ग्स को अलग ट्यून करता है बेस्ड ऑन द ऑडियंसेस रिक्वायरमेंट. अगर ऑडियंस मेलोड्रामेटिक है तो मेलोडी कर दिया, अगर ऑडियंस यंग है तो हार्ड रॉक कर दिया, जो बेस्ड ऑन द ऑडियंस रिक्वायरमेंट एक डीजे करता है. बट फ्रेमवर्क सेम है. सेम वे अगर मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, तो आई हैव रियलाइज एक प्रोफेशनल का ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी बेशक थोड़ा कम हो, बहुत कम भी नहीं, थोड़ा कम हो, बट स्क्यूनेस बहुत बढ़िया हो और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम हो. ये मेरा मैट्रिक्स है और मैं इसी मैट्रिक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए सिक्योरिटी सेलेक्ट करता हूँ, पोजीशन साइजेस डिटरमिन करता हूँ, प्रॉफिट कमाता हूँ, लॉस कमाता हूँ और अप्स एंड डाउन्स ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस करता हूँ. But this is my objective. Try and get a skewness above 1 and maintain a coefficient of variation below 5, and I will retire a very happy man. Regardless, I do not know how much money I might have, but I know this has to be profitable. मतलब हमने शुरू में बोला था सर्टेनिटी नहीं करना चाहिए. सर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन द मार्केट नहीं करना चाहिए, बट न्यूमेरिकल बिहेवियर को तो आप सर्टेन कर सकते हैं. ओके. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स और इन सब मेट्रिक्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों में आपने अपने एवरेज प्रॉफिट में या नंबर्स में क्या इम्प्रूवमेंट देखा है? एवरी ईयर माई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि माई स्टैंडर्ड डिविएशन कीप्स फॉलोइंग. इट कुड बी बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्डर, बट ईच ईयर इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट कि से फॉर एग्जांपल अगर मेरा पिछले साल का एवरेज रिस्क 50,000 रहा है, मेरा एफर्ट रहता है कि मैं इस साल 50,000 रिस्क को क्रॉस ना करूं और बाकी और कोई चीज़ चेंज ना करूं. इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट, एंड विद दैट एफर्ट व्हाट हैपेंस इज, और कुछ हो ना हो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ड्रॉप होता रहता है. एंड जब मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ड्रॉप होने लगता है, मेरा टेम्परामेंट इम्प्रूव होने लगता है. मेरा लॉस पर ट्रेड मैं 50,000 रखना चाहता हूँ, बट देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है, मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो हैं वो सिर्फ निफ्टी करते हैं या सिर्फ बैंक निफ्टी करते हैं. ठीक है, अभी जब आप सिर्फ निफ्टी करते हैं या सिर्फ बैंक निफ्टी करते हैं या सिर्फ गोल्ड या क्रूड ऑयल करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है
कि लेट अस से आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है या 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, उसका मतलब है कि मार्केट बुलिश ट्रेंडिंग होगा तो भी मेरे पास एक मेथड है उसको टैकल करने का, मार्केट बेरिश ट्रेंडिंग होगा तो भी है, मार्केट चॉपी होगा तो भी है, मार्केट गैप में है तो भी है, मार्केट अलग अलग सो कंडीशन में तो भी। उसका मतलब है कि नो मैटर व्हाट द मार्केट सिस्टम, मार्केट बिहेवियर, आई हैव अ सिस्टम एडजस्टेड फॉर इट, और आई हैव वन सिस्टम विच फैक्टर्स एवरीथिंग। ये बोल रहा है वो ट्रेडर, ठीक है। अब मेरा क्या है, आई हैव मैक्सिमाइज्ड ऑन अ सेटअप नॉट अ सिक्योरिटी। तो अब मुझे है कि मुझे वो सेटअप मैं यूएस के स्टॉक्स में भी दिख जाएगा, और जिस दिन वो लीगल हो जाएगा मैं वहाँ जाके ब्लाइंडली करूँगा। सो इट डजेंट मैटर विथ सिक्योरिटी, फॉर मी इट्स द सेटअप। जो लोग सिक्योरिटी पे मैटर करते हैं उनका सेटअप नहीं हो, उनका एक ही सेटअप होता है मोस्टली। एंड यहाँ पे यू विल रियलाइज दिस विद अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, दिस इज स्लाइटली मोर इनएफिशिएंट, slightly more inefficient, not very. I have done only Nifty for 2 years, only crude for 3 years. When you have less money, you have to do it. जब आपका मनी इंक्रीज होता है, लाइक आई सेड, मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, आज अगर 5 करोड़ है, माई बिहेवियर इन द मार्केट इज वेरी डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट। जो आप सेटअप की बात कर रहे हो कि आपने एसडी कम किया, मीन भी कम हुआ, बट आपने वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स बढ़ा दिए है अपने, बिकॉज आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है कि अब ये वर्क कर सकता है अक्रॉस द सेगमेंट। इट्स लाइक कि मेरे को क्रिकेट का टेक्निक पता लग गया है अपना, अब मैं टेस्ट खेलूंगा, T20 खेलूंगा, IPL खेलूंगा, बाहर की लीग खेलूंगा, बिकॉज आई कैन प्ले मोर मैचेस, बिकॉज आई नो हाउ टू मेक रन्स ऑन ऑल द ग्राउंड्स। इफ़ वी कंसिडर ऑल दिस, और पिछले कुछ सालों से अगर आप इन मेट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो हाउ हैज़ दिस हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग योर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट साल दर साल, और कितने प्रतिशत के साथ आपके सिस्टम ने आपको अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू नो हाउ टू टैकल द यॉर्कर, यू नो हाउ टू टैकल द बाउंसर, यू नो हाउ टू टैकल द बीमर। ये 3 चीज़ आपको टैकल करनी आती है ना। अब बाकी एवरीथिंग इज, अभी आपका जब रिवॉर्ड पे सवाल आता है तो यू आर आस्किंग मी हाउ डू आई इंप्रूव माई कवर ड्राइव। मैं बोल रहा हूँ नहीं, कवर ड्राइव आप बाद में इंप्रूव कीजिए, पहले यॉर्कर पे बोल्ड मत होइए। कवर ड्राइव को आप आउटसाइड एज हम बाद में देखेंगे, पहले बस ये 3 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि आपने ये 3 चीज़ें फोकस कर ली तो गलती से कवर ड्राइव पे चौका मार देंगे आप, मतलब जब आएगा वहाँ पे। मतलब आपके लिए बॉलर है ही नहीं, आपके लिए बॉल है, दैट्स इट। इट डज नॉट मैटर। आई शुड, मेरा प्रोटोकॉल क्या है जब यॉर्कर आएगा मेरे पे 150 की स्पीड पे? दिस इज माई ओनली क्वेश्चन। हाउ विल आई आइडेंटिफाई इट, व्हेन विल आई आइडेंटिफाई इट, व्हाट विल आई डू? आपको आंख बंद करके ये विजुअलाइज करना होगा, मेरा हाथ कब आएगा, नीचे क्या होगा। दिस इज टेक्निक, दिस इज फीलिंग द टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि शुरू के 3-4 साल ये कॉन्शियस ही थे, यानी कि जब मैं मार्केट में एक बहुत बड़ा कैंडल स्टिक देखता था तो मैं जब आँख बंद करता था तो मुझे चीखने चिल्लाने की ही आवाज़ें आती थी कि यार यहाँ पे बहुत करियर एंड हुए होंगे यार। सही में देयर वॉज अ टाइम जब मैं एक रिक्शा मैन डोजी करके कैंडल स्टिक है, अगर मुझे रिक्शा मैन डोजी कैंडल स्टिक दिखता है, आई नो इट कि मैं कुछ भी करता, मुझे आई वुड हैव ब्लेड मनी। मेरा सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली वल्नरेबल अगेंस्ट दैट वन, ओनली वन कैंडल। इट इज़ अ कैंडल विद नो बॉडी एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग विक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं एक सार ट्रेडिंग टेक्निक है, स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेडिंग टेक्निक है कि इसके ऊपर क्या मैं बाय करूंगा, इसके नीचे क्या मैं सेल करूंगा। अब जिस दिन रिक्शा मैन डोजी लगा ना, उस दिन मेरा बाय भी होगा, मुझे वहाँ पे भी लॉस होगा, सेल भी होगा, वहाँ पे भी लॉस होगा, और कभी कभी एक ही दिन में 2-3 बार हो जाएंगे, एंड देन मैं बहुत पैसा दे के आऊँगा मार्केट में। तो फाइनली आई वाज लाइक कि यार ये एक रिक्शा मैन डोजी के चलते आई लेफ्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ ओवर 3 years एंड रिप्लेस्ड इट विद समथिंग एल्स। कि आई कांट हैंडल दिस, मेरे को तोड़ ही नहीं दिख रहा है इसका। देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू दैट प्रोटेक्ट्स मी अगेंस्ट दिस वन कैंडल, नथिंग। देन दी ओनली वे आई फिगर्ड आउट इज देयर हैज टू बी, यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो बस यही था सवाल मेरे माइंड में। अब कई बार बॉल को डॉज भी करना पड़ता है, मतलब हर बॉल को खेलना भी ज़रूरी नहीं है। मतलब ये आप कैसे डिसाइड, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है कि आपने ये डिसाइड किस तरह से किया कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या नहीं। जब सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि मुझे रिक्शा मैन डोजी तंग करेगा, ये मुझे पहले से ही पता था जब मैं मैनुअल बैक टेस्टिंग कर रहा था। सो मैनुअल बैक टेस्टिंग करते मुझे 1% फॉल चार्ट्स भी दिखे, 2% फॉल एंड राइज भी दिखे, बट मुझे एक कैंडल ऐसा दिखता था जहाँ पे नेट चेंज 0% है, बट हाई लो में बहुत वेरिएंस है। एंड जब मैं बैक टेस्ट भी कर रहा था तो मैं वहाँ पे रुक जाता था कि यहाँ पे मैं क्या करता यार, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता। देन आई वाज लाइक, मैं काउंट करता था यार इस स्क्रीन में 150 कैंडल है और 150 कैंडल में ये सिर्फ एक ही बार आया है, ठीक है। सो अगले स्क्रीन में देखते हैं कि 150 कैंडल में कितनी बार आता है ये,
फिर उसमें भी 1 या 2 बार ही आया था, नहीं ये जो भी है ये सिर्फ 0.5-0.6% चांस है कि आएगा. बट देन आई रियलाइज कि 0.5% इज ऑल्सो ह्यूज. 0.5 मीन्स वो आने ही वाला है, एंड वो आने ही वाला है मतलब आपको पढ़ने ही वाला है वो. अब मतलब यू आर गोइंग टू गिव मनी नाउ. और जब आप प्रिपेयर्ड हो कि यार आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक 10th का मैथ्स एग्जाम देने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एंड आपको पता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, फेयर इनफ, बट ट्रिग्नोमेट्री आने वाला एग्जाम है. नाउ व्हाट यू डू नाउ? आप या तो मैथ्स एग्जाम नहीं देंगे या यू विल डू योर बेस्ट. तो मेरे लिए मैथ्स एग्जाम यहाँ पे नहीं देना वॉज नॉट इवन अ कंसिडरेशन. मुझे तो रिक्शा मैन डोजी हो, हैंगिंग डोजी हो, कोई भी ग्रेवयार्ड कुछ भी, आई हैड टू डू इट. अब सवाल ये है कि हाउ डू आई, सो उसका सब करके मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे क्वांटिटी हैव टू अज्यूम अ रिक्शा मैन डोजी एवरी डे टू बी एबल टू सर्वाइव दिस. इफ आई हैव सो अगर आपने यॉर्कर खेलना सीख लिया, बाउंसर और बीमर खेलना सीख लिया एट 150 kph, आपने दुनिया का हर फास्ट बॉलर का आर्सेनल ऑलमोस्ट टैकल कर लिया. अब वो आपको आउट नहीं कर सकता है, ठीक है. अब अगर आप आउट नहीं होंगे, आप पड़े रहे हैं, तो वो भी तो थक जाएगा, वो भी लाइफ लॉन्ग 150 थोड़ी ना फेंक सकता है. फिर वो 120 आ जाएगा, 130. जैसी स्पीड कम होने लग जाएगी, जैसी लेंथ छोटी होने लग जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके कुछ ना कुछ हो जाएंगे. जैसे ये आउटलायर्स हो सकते हैं कुछ विद इन द ट्रेडिंग पैटर्न, तो उसको सॉल्व कैसे? मतलब कि देखो आप एक सिस्टम ट्रेडर हो, तो आई अज्यूम कि आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करते होगे. नहीं, मेरे सारे ट्रेड्स आर वेल डिसाइडेड और उनके ऑर्डर्स या तो AMO में होंगे या GTT में होंगे. सो जस्ट इसमें मैं स्लाइट एक बैकड्रॉप देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो फेमस हो गई थी क्योंकि कोविड आ गया था और उन्होंने कोविड का वैक्सीन निकाला था. इनफैक्ट आई वाज एन ऑडिटर एंड आई हैव इवन रिप्रेजेंटेड, मतलब जो कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस हैं जो इंडिया ने WHO को रिप्रेजेंट किया, वो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम. आई वाज इन जिनीवा एट WHO. सो जस्ट शेयरिंग की, तो मेरा एक्सपीरियंस में आई वाज ऑन द शॉप फ्लोर. हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे अपना मोबाइल फ़ोन गेट पे डालते थे, 6 बजे मोबाइल फ़ोन लेके जाते थे. और इन 4 साल मतलब 5 साल मैंने ट्रेडिंग किया है. मैं मार्केट चालू होने से पहले ही ऑर्डर प्लेस करता था और 5-6 बजे दिखता था आज क्या हुआ है. एंड जब मैंने अपना जॉब छोड़ के इसे फुल टाइम किया, मेरा ये बिहेवियर चेंज नहीं हुआ. मैं ऑर्डर मार्केट से पहले ही डालता हूँ और मार्केट ख़त्म होने के बाद ही मार्केट को एनालाइज करता हूँ. सिर्फ चेंज क्या हुआ कि पहले मैं 5 सिक्योरिटी करता था, अब मैं 500 करता हूँ. पहले मैं 5 लाख पे करता था, अब मैं 5 करोड़ पे करता हूँ. पहले मैं बहुत ही हार्ट बीट मेरा तेज़ होता था, अब हार्ट बीट जब मेरा तेज़ हो रहा होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने कुछ किया है उल्टा सीधा. हार्ट बीट तेज़ नहीं होना चाहिए, हार्ट बीट तेज़ नहीं होना चाहिए. अगर वो सब हो रहा है तो योर पोजीशंस आर रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग. आपका इंट्यूशन आपको पहले बोलता है यू हैव टू लर्न कि और कोई फ्रेंड हो ना हो, अगर आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है फिजिकली, केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो खुश नहीं कर रहे हैं आपको, यू आर इन ट्रबल फॉर श्योर. So you have to learn to trust that instinct and you have to take measures on it. If you are serious about this as a profession, because it's an isolated profession in a room typically. तो आप बस अपने साथ हैं यहाँ पे. There is nothing glorious. The most glorious thing about stock market trading for me has been perhaps this interview. नहीं तो आपको जानता कौन है, ठीक है, आपका recognition क्या है. ये काफ़ी लोग बोल चुके हैं कि it's a very boring thing to do and more boring the better. और जो इमोशंस होते हैं वो अंदर ही आउटबर्स्ट मतलब इनबर्स्ट होते रहते हैं, बिकॉज यू कांट शेयर दोज इमोशंस, बिकॉज आपके पास ज़्यादा लोग होते नहीं हैं उस इमोशन को शेयर करने के लिए जो आप समझ सकें टेक्निकल लेवल पे भी एंड मेंटल लेवल पे भी. ट्रेडर सिर्फ ऑर्डर ही डालता है, ये एनालिसिस कर रहा है. ये एनालिसिस जो होता है ये आपका एक ऑर्डर डालने का पहले का रिचुअल है. उसको आप एनालिसिस बोल दीजिए, उसको आप कुछ भी बोल दीजिए. ट्रेडिंग का मतलब है प्लेसिंग एन ऑर्डर. अब इसको आप कैसे करते हैं ये बहुत, फॉर एग्जांपल हमने ये डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चरली बुलिश, उसके बाद ओवरसोल्ड, उसके बाद कोई कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन में एंटर कर लूँगा, हमने ये डिस्कस किया. बट एक्चुअली आप अब लिमिट ऑर्डर डालेंगे कि आप SL ऑर्डर डालेंगे, इसमें ज़मीन आसमान का गैप आता है दो ट्रेडर्स में. इट्स नाइट एंड डे. लिमिट ऑर्डर का मतलब हो गया कि आई विल ओनली एंटर अंडर सर्टेन कंडीशंस. बाय SL ऑर्डर का हो गया कि आई विल नेसेसरीली एंटर इफ देयर इज अ ब्रेकआउट. यानी कि अगर लेट्स से आपको SBI पसंद आ रहा है और अगर आपने बाइंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर डाल दिया तो वो
कभी ना कभी ट्रेड होगा अगर एसबीआई ऊपर गया, और अगर एसबीआई ने ऊपर जाना है तो उसने आपको लेके ही जाना है। और मुझे भी एसबीआई पसंद आया, बट मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया और वो ऊपर बढ़ने लगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मुझे लेगा। सो बिकॉज आई एम प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर्स इन द मार्केट, इट जब एक ट्रेडर लिमिट ऑर्डर डालने लगता है उसका मतलब ही ये है कि मैं वॉच लिस्ट बढ़ाने लगा हूँ। तो मैं सिर्फ एसबीआई पे नहीं डालूंगा, मैं कैनरा बैंक पे भी डालूंगा, बीओबी पे भी डालूंगा, एयू पे भी डालूंगा, अलग अलग डालूंगा। मतलब इफ इट इज़ दैट इज़ द सेटअप, अगर इनमें 4 लोगों में सेम सेटअप दिख रहा है तो आई एम लाइक कोई एक तो ले लेगा मुझे अंदर, बस मेरा एडवांटेज है कि मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा यहाँ पे। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फुल टाइम ट्रेडिंग कि आई कैन एनालाइज एवरी बैंक इन द वर्ल्ड। अगर फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ही ये था कि मैं लगा हुआ हूँ, तो आप ट्रेडिंग क्यों करने आए हैं? मतलब वाई दिस देन? फिर आप एग्री कमोडिटीज ट्रेड कीजिए, वो पेरिशेबल है, इसमें लगता है जोर, वो कीजिए। आप ये गलत इंडस्ट्री में आए हैं आप। आई फील एंड इसका डेफिनेशन नहीं है, जिस मेरा ओपिनियन है मेरे लिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं दौड़ता हूँ। जनरल टॉक इन द मार्केट के ट्रेडिंग एक हार्डकोर प्रोफेशन है, लेकिन इसमें सेहत का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज इसमें इमोशंस बहुत प्ले में आते रहते हैं। लेकिन जैसे आपसे बात करके पता लग रहा है कि जितना आपका सेटअप रिलायबल होगा, जितने कॉन्फिडेंट आप अपने सेटअप से हैं, उतनी ही ऐसे दिल से आवाज़ें आनी कम हो जाएंगी। और अगर आपके दिल से आवाज़ें, ऐसी वाली आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम रिलायबल नहीं है। जितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है ना, उतने आपने अपने आंसर्स अनसॉल्व्ड आंसर्स हैं, अनसॉल्व्ड पहलू हैं। आपके ट्रेडिंग सेटअप में बहुत सारे रिक्शा मैन डोजी होंगे, आपको पता नहीं होगा, देखे भी नहीं होंगे। आपका मतलब नॉट आपका, आई मीन कि एज अ मैं भी ट्रेडर general बात कर बहुत रहा हूँ। सारे, जैसे जो मेरे लिए जो रिक्शा मैन डोजी का फियर था, बट मुझे पता था कि रिक्शा मैन डोजी का फियर है, उसके लिए भी एक फियर होगा, बट जस्ट ही डजंट नो इट इज कॉल्ड दैट, एंड ही डजंट नो दैट इट इज मे बी कॉल्ड दीज 3 थिंग्स। सो मेरे लिए सिर्फ रिक्शा मैन डोजी से नहीं खाया था। आई स्टार्टेड लूजिंग ऑन अ डोजी ओनली। डोजी पे लॉस होता था बट वो मैं बेयर कर लेता था। ग्रेवयार्ड डोजी पे लॉस, ड्रैगन फ्लाई पे लॉस होता वो मैं बेयर, बट रिक्शा मैन का डोजी जब मैंने लॉस खाया, आई कुड नॉट टेक इट। मतलब जिसको गिव अप बोलते हैं ना, मेंटली, लाइक लिटरली ह्यूमिलिएट होना, बेइज्जत होना। मतलब इट वाज नॉट कि मैंने सिर्फ एक 30-40 हज़ार रुपये दिए, वो बहुत दुख होता है उसका। आपका बॉडी नेचुरल ये डिप्रेसिंग हार्मोन्स ट्रिगर करता है, वो इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। तो वो तो हुआ सो हुआ, बट द वर्स इज दैट आई फेल्ट कि मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं पता है, एंड आई डू नॉट नो whom टू गो एंड आस्क। या क्योंकि ये अगर मैं किसी से पूछूं कि हाउ डू यू टैकल अ ड्रैगन फ्लाई डोजी या हाउ डू यू टैकल अ रिक्शा मैन डोजी, उसका आंसर भी बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। सो आई रियलाइज कि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड इट्स अ सोल्यूशन विच आई हैव टू फिगर आउट, एंड देन ईच ईयर आई आइडेंटिफाइड अ न्यू rickshaw man doji in my life. Every year something new came up. So rickshaw man doji is just an analogy for me, because वो हम गूगल करके देख सकते हैं, बट किसी के लिए हो सकता है कि 3 लगातार कैंडल के बाद ये कैंडल आना उसका होगा कि he doesn't have an answer for that. तो exactly यही काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप आंसर थिंक कि करते हैं। एक ग्रोइंग, एक बडिंग ट्रेडर के लिए एक आंसर जानना, या इस चीज़ के लिए कॉन्शियसली अवेयर होना कि मेरे डोजी कैंडल्स कौन से हैं, मेरे रिक्शा वाला कौन से हैं, एंड देन उसको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की डायरेक्शन में जाना। अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो कि लॉस में रहते हैं, शायद इस तरफ क्यूरियोसिटी इज़ द राइट वर्ड, क्यूरियस ये नहीं होते हैं कि मेरी ट्रेडिंग सेटअप में कंसिस्टेंटली क्या एग्जैक्ट गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, अगर मैं उनको ठीक कर लूँ, एंड देन आई गेट टू द मैथमेटिकल थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। तो मोर और लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने ही ट्रेडिंग स्टाइल से खुद ही इम्प्रूव करके एक बेटर ट्रेडर बन सकता हूँ, after getting some skills basically. बिल्कुल, because most of the young traders do not like analyzing charts. They want to grow, they want to have a good lifestyle, they want the money, they don't mind taking the risk, but they do not like to analyze charts. And मैं वो person हूँ who would have analyzed charts even if I wasn't paid for it. It is just that somehow I identified कि यार chart analysis का पैसा मिल रहा है दुनिया में और वो market में है. So I gravitated. इससे पहले I was a faculty of statistics at SIMC. That answers a lot I of was things. I was employed in Deloitte Consulting. All of my work has been, I'm a mechanical engineer. All of my work has typically been around this only, but उसका I was deriving a salary. मैं management को presentations देता था कि ये हमारा revenue है, इस quarter में ये हुआ था, उस quarter में वो हुआ था. एक ग्राफ में एक स्टोरी निकालना मेरा काम होता था, उसे फील करके उससे एक लेमैन को कम्युनिकेट करना, ये मेरा काम होता था. तो जब मैं एक प्राइस चार्ट देख के आया, रियलाइज किया देयर इज़ अ वे टू पॉसिबली मेक मनी. मेनी ईयर्स लेटर आई फिगर दैट आउट. आई डिडंट इवन नो कि ट्रेडिंग में ये होता है व्हेन आई स्टार्टेड, बट व्हेन आई रियलाइज दिस दैट आई स्टार्टेड, आई बिकेम एडिक्टेड टू इट.
and I could have easily spent 15 to 18 hours a day screening when I was at its peak addiction. So that is something that no one can take from you. Yeah. You know, that is कि मैं अगर आज एक चार्ट देख के 30 सेकंड्स में मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि मैं ये कर दूंगा, तो लोगों को लग रहा है ये ही इज जस्ट सेइंग समथिंग, बट जब वो मेरे साथ वो चार्ट में बात करते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है. आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू. दे कम फ्रॉम मुंबई, दे कम फ्रॉम इंदौर, दे कम फ्रॉम दिल्ली टू मीट मी टू जस्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द चार्ट, एंड लिटरली आई गिव देम देयर आंसर इन 2 minutes, एंड दे फील कि यू नो, बट इट्स बिकॉज आई हैव, आपको बता नहीं सकता हूँ, देयर वॉज अ फेज इन 2015, आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड, I was getting promoted at work, and I had also got addicted to trading. अच्छा. Simultaneously. Iska pure hit was nothing but my sleep. I was sleeping for less than 3 hours a day, 4 hours a day. Oh wow. Nothing but I was not sleeping only. It was just intense trading. Full day office के बाद आके बस market. और क्या देख रहा हूँ मुझे पता भी नहीं है. ये देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है. अपने लिए लिस्ट बना रहा हूँ कि यार अगर तू 200 किताबें भी नहीं पढ़ेगा या 100 किताबें भी नहीं पढ़ेगा तो तू कैसे प्रोफेशनल बन सकता. Come on, let's read. क्योंकि I'm a much older generation. I'm not from that generation who uses YouTube for education. This is a new trend of late. We are from that textbook वाला. तो अपने लिए सिलेबस बनाना कि पहले मैं हाउ टू डिटरमिन ट्रेंड के करूँगा, हाउ टू डिटरमिन मोमेंटम करूँगा, हाउ टू डिटरमिन डाइवर्जेंसेस करूँगा, व्हाट आर टैक्टिकल पैटर्न्स करूँगा, गैप में मैं क्या करूँगा, मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, स्क्यूनेस क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए. एंड आई वाज जस्ट एट इट, एंड एट पीरियड्स व्हेन आई प्रॉफिटेड आई डिडंट नो एवरीथिंग, बट इट इज़ जस्ट दैट कि जब मैं गाड़ी चला रहा था मैं हमेशा सीट बेल्ट पहन रहा था, तो गाड़ी ठुकी जब मैं सीख रहा था, बट मैं मरा नहीं. Wow. Okay. दैट्स इट. तो गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ है, बट बिकॉज द ड्राइवर सलामत था तो वो इवेंचुअली गाड़ी को रिपेयर करके एक और बड़ी गाड़ी में लेके, बड़ी नहीं, बेहतर फॉर द सर्कमस्टांसेस आई वुड से लेके, आई कुड हैव गॉन अहेड. सो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क and it has been a lot of pleasure and fun for me, and I've always requested not students but people who I mentee, मतलब जिनको मैं advice देता हूँ, what is it that you love about trading? What is it that, do you love to study balance sheets? Do you love to analyze charts? Do you love to see the news? What is it that you love? उसके around एक system बनाइए, because if you love it and you do it around it, you have a very high chance of at least enjoying, if not making money too much, but at least मज़ा तो आएगा. मज़ा आने लग गया तो इवेंचुअली पैसा kind of follows. You will make money. बिल्कुल, that's the prerequisite. Yes. Eventually, see, I come from, मैं उस पॉइंट पे था कि आपने कहा कि मैं ग्राफ से स्टोरीज क्रिएट कर रहा था, एंड विदाउट नोइंग कि ग्राफ विल बिकम ए स्टोरी ऑफ योर लाइफ इवेंचुअली. मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आपका बड़ा ऑर्गेनिक, जैसे कहते हैं ना लाइफ में डॉट्स कनेक्टेड होते हैं एंड एवरीथिंग. योर स्टैटिस्टिकल प्रोफेसरशिप या लेक्चरशिप, या उससे पहले आपका इंजीनियरिंग का जॉब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो वेरी स्टैटिस्टिकल और नंबर ओरिएंटेड. ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी था 2015 तक पहुंचने के लिए कि आप ये फैसला ले सको. बिल्कुल. और ये एक ऑर्गेनिक ट्रांजिशन ही था. आपको दिखा कि जो मैं कर रहा हूँ ये भी तो यही हो रहा है, तो व्हाई डोंट आई डू इट. तो ये फितुर जो एकदम से आ गया था, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ फ्रॉम वेरी डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये एक नेचुरली वोवन चीज़ थी शरीर माइंडसेट के अंदर, एंड देन सामने बस अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड थैंक गॉड इट डिड, एंड उसके बाद इट हैज़ टर्न टू द वे इट डिड. सो लाइफ में हम कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बट इवेंचुअली लाइफ हमें वहाँ ले के जाती है, इफ़ वी आर लकी इनफ, जहाँ पे यू हैव रीच्ड. क्योंकि मेरे को पता है कि हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ द अदर साइड ऑफ इट, द कवर ड्राइव साइड ऑफ इट, कि हमने डॉजिंग करना या हमने डिफेंड करना सीख लिया. मे बी कोई और मे बी कुछ महीनों में अगर मेरा कोई और इम्प्रेसिव P&L होता विच आई वुड लव टू शेयर विद योर टीम, उस समय हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर सकते हैं उस टाइम पे. बट अगर आज का हम इस सेशन को एक्सक्लूसिवली रिस्क एंड सर्वाइवल पे बात करें, एंड अगर उसको कुछ यूजर्स अपना बिहेवियर ऑल्टर करके, कि वो जो जानते हैं कि मेरा सिस्टम तो भाई सिर्फ 50% एक्यूरेसी देता है, और इन भाई साहब ने बोला था कि अगर आपका 50% एक्यूरेसी दे रहा है, आप 0.4 से ज़्यादा रिस्क मत करो. मेरे पास 1 लाख रुपए में 400 रुपये रिस्क करूँगा, क्योंकि इन्होंने बोला था. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो सिर्फ 400 रुपये रिस्क करे 1 लाख रुपए पे, वो 1 लाख रुपए गवाएगा भी नहीं, और वो जिस भी लेवल पे होगा ट्रेडिंग के आज, वो 3 महीने बाद उसके 100 गुना ऊपर लेवल पे होगा. 100 गुना ऊपर लेवल इन टर्म्स ऑफ जेन मोड, मतलब रिलैक्स मोड में, काम कंफर्ट. क्योंकि 400 रुपये लग रहे हैं ना उसका 1 लाख पे, ही विल डू इट. वो बहुत चीज़ें सीखेगा, बहुत कॉन्फिडेंटली आएगा,
एंड जो ट्रांजिशन है, जैसे कि हम अगर दूर से देखें तो हमें हो सकता है कि वी आर सीइंग अ कैटरपिलर स्ट्रगल टू बिकम अ बटरफ्लाई, हमें दिख रहा है कितना तकलीफ हो रहा है, बट अगर वो कैटरपिलर से पूछोगे उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था. सो ऐसा जब मैं काम कर रहा था एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय जॉब एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन फॉर ट्रेडिंग एंड देन आई वाज आल्सो डूइंग अ फ्यू, क्योंकि वो कहावत है ना, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. तो जब मैंने काम, वैसे मैं कई साल आइडल भी रहा, बहुत ही बेंच पे बैठे रहना इक्विवेलेंट काइंड ऑफ वो भी रहा, और कहीं जब एक्टिव हो गए तो बहुत ही एक्टिव हो गए, एंड आई फेल्ट वेरी टायर्ड, बट आई जस्ट फेल्ट आई डिड नॉट नो टू नॉट डू दिस. मेरे को कोई और, अगर आप मुझे बोलते चल यार यूरोप चलता है, आई कुड नॉट हैव डन इट एट दैट टाइम. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का टाइम मेरा उस समय था. एंड जस्ट अगर क्योंकि आई कैन सी कि हमने मतलब टाइम ले लिया एंड ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, बट हियर आई वुड लाइक टू थैंक मतलब शनि महाराज. एक वो इसलिए क्योंकि जब मेरा फर्स्ट एंट्री था मार्केट में वो सन 2008 में था, एंड वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू में आया था, एंड यूएस में एक सब प्राइम क्राइसिस चल रहा है, मुझे पता भी नहीं था. मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना स्टार्ट किया, जो मैंने 2010-11 में निकाले, और मैंने अपना MBA कर दिया उसमें. ठीक है, SIBM पुणे से, जिसका काफ़ी इट हैज़ अ हाई फीस. उससे आई एंडेड अप वर्किंग इन डेलॉयट कंसल्टिंग एंड सो ऑन. वो 2008 की बात कर रहा हूँ. 2015 में मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उसके बाद ऑब्वियसली मुझे 2 बच्चे हुए, और मैंने जॉब छोड़ी, मैंने अपना खुद का फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टार्ट की. मैंने बिल्कुल छोड़ दिया. 12 साल एम्प्लॉयमेंट के बाद आई जस्ट वेंट ऑन इट फुल टाइम. और उस वो टाइम मेरे लिए, मेरे आप लगा लीजिए 7.5 भी थे जब मेरा ये स्टार्ट हुआ. और आज आई वुड कंसिडर दिस एज अ माइलस्टोन इन माई करियर, दैट आई एम स्पीकिंग टू अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, विच आई हैव नॉट हैड अ कॉन्वर्सेशन विद टू मैनी पीपल. तो जब मेरी 2008 में मेरी शुक्र में शनि की दशा थी, 2015 में मेरी सूर्य में शनि की दशा थी, और आज मेरी चंद्रमा में शनि की दशा है. अब मैं बस बैठ के वेट कर रहा हूँ, मेरी मंगल में शनि की दशा 2031 में है. 2031 में क्या एक्सप्लोजन आएगा, बस उसी का ही वेट कर रहे हैं. I have seen this that whenever Saturn is rising for me, I have been in the market, and then Saturn के दिए हुए मुझे और किसी ने नहीं सिखाया है, सिर्फ एक लड़का जिसको मैं वीडियो लिंक भी शेयर नहीं करूँगा. He was my colleague in office, his name was Shankar Shinde. He was not a profitable trader, but the amount he taught me in terms of patterns, वो बंदा चार्ट देख के बोलता था यार ये तो हेड एंड शोल्डर है, वो मुझे दिखता ही नहीं था. फिर वो लिटरली लाइन से बनाता था, या ये है, एंड देन ओ ये होता है हेड एंड शोल्डर. उस बंदे ने इतने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए पैटर्न में कि मुझे एक चीज़ तो पता लग गया कि पैटर्न मेरा वीकनेस है और पैटर्न मुझे करना नहीं है. बट आई कैन रिकग्नाइज अ पैटर्न अबाउट एज वेल एज एनी वन एल्स, आई जस्ट अवॉइड इट, बस इतना ही. सो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, एंड आई वुड लाइक टू थैंक दैट वन कलीग who I would say of all the people has played a pivotal role. Shankar has played a pivotal role in at least we seeing this day. अभी आगे का हम वी विल सी. आप बस 3 साल मार्केट में सर्वाइव कीजिए, एंड आई एम टेलिंग यू विल बी एन इक्विवेलेंट ऑफ 98 परसेंटाइल इन द वर्ल्ड. आप 5 साल सर्वाइव कर लीजिए, आप 98.4 हो जाएंगे. अब उसके आगे ये भगवान का ग्रेस है, उसके आगे भगवान का ग्रेस, बट आप 98 तक आना आपका मेहनत है. एंड आई वोंट से मेहनत है, इट इज़ जस्ट अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. और मार्केट एक ज़रिया है उसका, दैट्स अबाउट ऑल. उसको आप बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज आप उतना इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप जिम को देते हैं. बट अगर आप जिम में 20 घंटे करेंगे काम तो वो भी नेगेटिव ही होगा. तो इसलिए राइट एक चीज़ पकड़िए, स्पेशलाइज कीजिए और ज़िंदा रहने पे फोकस कीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस द मार्केट, इतनी हरियाली, इतनी सुंदरता, बट नीचे सांप है, उधर बिच्छू है. ठीक है, आपको सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, बट बगल से जानवर जा रहे हैं. सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज. यू कैनॉट मिसलीड ब्यूटी टू बी सेफ्टी. एब्सोल्युटली. बहुत बस यही एक मैसेज होगा फॉर श्योर फ्रॉम माई साइड. एंड कभी अगर इफ गॉड गिव्स अ चांस, व्हेन वी स्पीक नेक्स्ट, आई विल गिव यू सच कॉन्क्रीट फॉर्मूला. जो आपने पूछा कि हाउ डू आई नो वेयर टू बुक, हाउ डू आई नो वेदर माई सिस्टम इज प्रॉफिटेबल इनफ फॉर मी टू स्केल इट एंड नॉट, ये सब आएगा मैथमेटिक्स. आप जब ये करेंगे ना, आपको सब ऑटोमेटिकली वो लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा. इट विल लिंक ऑन इट्स ओन. कि जैसे आपने कीबोर्ड बजा दिया तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये धुन मिस हो रहा है, ये एक धुन मिस हो रहा है, और आप बस उसी पे ही फोकस करें टिल इवेंचुअली विल गेट इट. सुपर्ब. होपफुली दैट हैपेंस वेरी वेरी सून. एंड I hope so. I hope so too. Thank you, Sahil.